आज के सेशन के लिए एक छोटी सी प्री रिक्वायरमेंट है, आपको HTML का बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। एंड HTML का बेसिक्स मैंने लास्ट क्लास में कवर अप किया हुआ है, आज मैं उसी के आगे का पार्ट कंटिन्यू करूंगा। स्टार्टिंग 15 टू 20 मिनट्स हम उसी पार्ट को एक बार रिकॉल करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देन विल फर्दर कंटिन्यू विद CSS, ठीक है। CSS पे कंटिन्यू करने से पहले HTML आना चाहिए। एक सिंपल सा फंडा, इफ यू मिस द लास्ट क्लास, आपको HTML नहीं आता, यू कैन लीव दिस क्लास बिकॉज आपको नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा है, क्योंकि CSS पढ़ने के लिए HTML आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, मैंने मल्टीपल क्लासेस में नोटिस किया है कि क्लास कितने बजे एंड होगी या क्लास कितनी देर तक चलेगी। बेटा क्लास टाइमिंग इज 10:35 to 12 o'clock, है ना। 1.5 घंटे का सेशन है, हालांकि वो 10:30 से स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हमने एक वीडियो प्लान किया हुआ है, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, वो CS के बारे में, EC के बारे में, IT के बारे में, ब्रांचेस के बारे में जानना चाहते थे। तो हमने एक वीडियो के फॉर्म में शुरुआत के 5 मिनट जो 10:30 से 10:35 का टाइम है, उसको यूटिलाइज किया हुआ है। किस चीज के लिए? उन वीडियोस के लिए जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से IT ब्रांच काम कर रहा है, या हमारे कॉलेज में IT ब्रांच किस तरीके से काम करवाता है, या हमारे स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है CS या IT के साथ। ओके, सो एक स्टूडेंट को समझाए तो बेहतर तरीके से समझ में आता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अगेन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकॉल करवाता हूं HTML का, लेकिन आज के HTML में एक छोटा सा फर्क रहेगा। हम यहाँ पर एक टूल यूज करने वाले हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। आई होप इट इज विजिबल। ओके, जस्ट एनीवन, कोई भी एक पर्सन आंसर कर दो। टाइप 1। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक, कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक CSS है। उसके लिए मैं आपको एक टूल सिखा रहा हूं, ठीक है। आप इसकी जगह कोई भी टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। जो टूल मैं यूज करने वाला हूं उसका नाम है ड्रीम वीवर। अगर आप जाकर के ड्रीम वीवर सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो आपको एडोबी नाम की कंपनी के थ्रू ये मिल जाएगा। मैंने जिस कंपनी का टूल यूज किया है, तब वो कंपनी मैक्रोमीडिया नाम से थी। मैक्रोमीडिया को एडोबी ने टेक ओवर किया हुआ है। बट हाँ, अब यहाँ से जाकर के इसका जो टूल है वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक सिंपल सा टूल प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे एंड से, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके। एक सेकंड, किसी ने बोला नेटवर्क इशू आ रहा है। बेटा कभी कभार होता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में होता है ऐसा। आप जस्ट लेफ्ट करके रीजॉइन करो, आपका प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इफ इन केस यू आर फेसिंग एनी इशू। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें टूल की, तो इस टूल के साथ काम करना कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाता है। क्वेश्चन आता है, सर यही टूल यूज करना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, मैं ये टूल यूज कर रहा हूं। आप इसकी जगह पर लेट से एक्सप्रेशन वैब करके एक टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट का, मैं आपको बता भी देता हूँ। एक्सप्रेशन वैब करके एक टूल है, ठीक है। ठीक है, ये रहा एक्सप्रेशन वेब। करंट वर्जन इसका 4 चल रहा है मार्केट में, इसके पहले 3 था, इसके पहले 2 था, ऐसे मल्टीपल है। आप चाहोगे तो मैं ये भी टूल प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर अगर आप VS कोड से फैमिलियर हैं, तो VS कोड भी आप यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप कोई भी एक टूल यूज करना स्टार्ट करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इन टूल की हेल्प से अगर हम कोडिंग करते हैं HTML या CSS की, तो हमें काफी सारी हेल्प मिलती है। किस टाइप की हेल्प मिलती है, मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर को ओपन किया। ड्रीम वीवर है ना, मैक्रोमीडिया या एडोबी ड्रीम वीवर टूल का नाम है। ओके, सो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया HTML, क्योंकि मैं पहला पेज आपको HTML का रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसने कुछ तो कोड लिख के दे दिया मुझे पहले से, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऊपर कमेंट्स के फॉर्म में लिखा है, जिसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ HTML लिखा हुआ है, इसके आगे भी कुछ कमेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ मेटा टैग लगा है, जो कि अभी मेरे काम का नहीं है, तो मैं हटा रहा हूँ। बट आप ध्यान से देखो, जो लास्ट क्लास का कोड हमने पढ़ा था, ये वैसे ही नहीं दिख रहा, कुछ कुछ बस स्मॉल लेटर में लिखा है, मैंने कैपिटल्स में लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ठीक है सर, आ गया समझ में कि आप ये बता रहे हो एक टूल है जो हमारा काम इजीली कर देगा, बट इसका कोई बेनिफिट है क्या? हाँ बेटा, बहुत बड़ा बेनिफिट है। ध्यान से देखो, यहाँ बॉडी दिख रहा है, आपको ध्यान है लास्ट क्लास में बैकग्राउंड कलर सेट किया था। मैंने जैसे ही यहाँ पर स्पेस दिया, यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आने लग गए, जिसमें एक ऑप्शन दिख रहा है BG कलर, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, लास्ट क्लास में बताया था। आप ध्यान से देखो, BG कलर कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके लिए ऑप्शन आ गया, और जिस ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ, ये उसका कलर कोड पिक करके ले आ रहा है, ये देखो। ओके, तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक डिजाइनर के तौर पे सोचूं, तो क्या मुझे पूरा कोड लिखना पड़ेगा, सब कुछ याद रखना पड़ेगा? नहीं, ये टूल हमारी हेल्प करेगा। सिमिलर टेक्नोलॉजी आपको VS कोड में देखने को, सिमिलर आपको दूसरों में देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन आया है, नोटपैड प्लस प्लस अच्छा है या ड्रीम वीवर?
देखो बेटा, नोटपैड प्लस प्लस जस्ट एक एडिटर है, मतलब अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लो। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 5-10 MB का, लेकिन ये कम से कम 100 MB का सॉफ्टवेयर है। 100 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में सिस्टम पे स्पेस ज्यादा खर्चा होगी। दूसरा, नोटपैड पे अपन नोट्स बना के सेव कर सकते हैं, ये नोट्स बनाने के लिए नहीं है, डिजाइनिंग करने के लिए। इसका एक और फायदा दिखाऊं मैं आपको। जैसे आपको ध्यान होगा H1 अपन ने यूज किया था, तो मैंने यहाँ लिखा H1 और इसका क्लोजिंग टैग था /H1। अच्छा हाँ, एक और फायदा देखो, जैसे यहाँ H1 लगाया ना, जैसे ही मैं स्लैश लगाऊंगा वो /H1 कंप्लीट कर लेगा। मैं सिर्फ स्लैश का बटन दबा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, उसने कंप्लीट कर लिया। गॉट इट। अगर मैंने यहाँ पर कोई और टैग लिखा होता है ना, लेट से मैंने एंकर टैग लगाया होता, तो जैसे ही मैं A/A करूंगा तो ये अपने आप टर्मिनेट कर देगा। इसको पता है इसका क्लोजिंग टैग क्या होगा, है ना। तो हमारे लिए हेल्प हो जाती है, गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए बना हुआ है। ओके, अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो यूजर, एज इट इज, बस मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं किसी भी एक लोकेशन पे। लेट से मैंने डेस्कटॉप पे जाकर के अपना फोल्डर कौन सा था, न्यू फोल्डर, इसके अंदर जाकर के मैंने ड्रीम नाम से सेव कर दिया, ड्रीम वीवर नाम से सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, अच्छा कुछ एक क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इनके आंसर थोड़ी सी देर बात करता हूँ, नहीं तो फिर फ्लो बिगड़ेगा अपना, है ना। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो ये जो सामने दिख रहा है ना, इस वाले में, ओके, एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ। ये जो सामने दिख रहा है, इसको मैंने सेव किया, कहाँ सेव किया, अपने फोल्डर के अंदर। तो आप ध्यान से देखो, मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ, अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ये रहा मेरा फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर जाकर के अगर मैं ड्रीम व्यूअर वाले पे डबल क्लिक करूं, तो ये वही पेज दिखा रहा है। मेरा काम आसान हो गया ना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों ने बोला है कि VS कोड ज्यादा अच्छा दिखता है, ये कंफर्टेबल है, ऐसा है वैसा है, कंप्लीटली एग्री। लेकिन VS कोड पे ये नहीं मिलेगा। क्या, यहाँ डिजाइन किया, ठीक है, अब मुझे इसको चेक करना है कि ये कैसा दिख रहा है, तो मुझे ब्राउजर पे जाना पड़ता है। ध्यान से देखो, यहाँ टॉप पे जहाँ पे माउस पॉइंटर है, क्या लिखा है, कोड स्प्लिट डिजाइन। मैंने डिजाइन पे क्लिक किया, मेरे को यही डिजाइन मिल गया। फिर मेरे को ध्यान से आया, ध्यान से देखने पे याद आया, अरे मैंने तो यूजर लिख दिया, मेरे को स्टूडेंट लिखना था, मैं तो भूल ही गया, तो मैंने यहीं पे आके चेंज कर लिया। कुछ समझ में आ रहा है, ये डिजाइनिंग के लिए बनाया था। देखो कोड अपने आप चेंज हो गया होगा। ओके, अगर कोड पे जाएं तो ये आ गया इधर, हेलो स्टूडेंट हो गया। तो ये चीज आपको सिर्फ इसी में मिलेगी या एक्सप्रेशन वेब पे मिलेगी, जो डिजाइनिंग के लिए बना हुआ है। मतलब अगर हम बात करें टूल्स के कंपैरिजन में, तो टूल्स अलग अलग कैटेगरी के लिए डिजाइन होते हैं। VS कोड इसके लिए डिजाइन नहीं है। VS कोड ये काम भी कर सकता है, लेकिन एक ने बोला है 32 बिट सिस्टम डजंट सपोर्ट ड्रीम वीवर। नहीं बेटा, करेगा। मैं आपको एक लिंक शेयर करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसपे से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। उसकी लाइसेंस की वगैरह ये वो सब मिल जाएगा आपको। पर हाँ, 32 बिट सपोर्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। चलो खैर, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो ये अपने आप अपडेट हुआ ना, ये अपने आप अपडेट इधर भी हो गया, उधर भी हो गया। अगर आपको स्टूडेंट की जगह कुछ और लिखना है, या हेलो की जगह वेलकम लिखना है, यहाँ चेंज करोगे तो इधर चेंज हो जाएगा, इधर चेंज करोगे तो वहां चेंज हो जाएगा। ये फैसिलिटी आपको इसी में मिलेगी। तो अब हम इसको VS कोड से कंपेयर करना बंद कर देंगे, ठीक है। नो डाउट VS कोड बहुत बढ़िया टूल है, लेकिन मैं VS कोड को ना प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि VS कोड ऐसा समझो कि किसी जाति धर्म को नहीं मानता, वो सबके लिए बना हुआ है। ओके, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो एक स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ ना उसका। सोचो, एक पर्सन है, उसको 100 लैंग्वेजेस आती है, लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन किसी भी केस में नहीं है, वो सबको थोड़ा थोड़ा जानता है, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको 100 की जगह 10 ही लैंग्वेज आती है, लेकिन और 10 में से 5 में से ऐसा खतरनाक है वो कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छा हुआ ना। काम जब भी फंसेगा 5 लैंग्वेजेस में से, तो उसी के पास जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक। एक ने पूछा इस पे C++ कोडिंग हो जाएगी? नहीं बेटा, इस पे सिर्फ इतने कोड हो पाएंगे, इधर पढ़ लो। HTML, है ना, ये XSLT करके कुछ होता है, छोड़ दो उसको, आपके काम का नहीं है। CSS, जावास्क्रिप्ट और XML, सिर्फ इतनी चीजें सपोर्ट करेगा और कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो खैर, कैंसिल करते हैं इसको। अब हम सिर्फ डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन के आंसर्स बाद में करता हूँ। मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, वो सारी चीजें मिल गई होंगी आपको कि मैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ। किसी ने पूछा था कि VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नो नीड टू इंस्टॉल दैट, आप कर लो VS कोड पे। लेकिन अगर ये वाला बेनिफिट चाहिए जो मैं यहीं पर डिजाइन और यहीं पर कोड कर पा रहा हूँ, तो यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट इन दी HTML कैटेगरी। मतलब हम जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अलग जाके पढ़ रहे हैं, और बहुत मजेदार रहेगा, ठीक है। चलो खैर, एक ने पूछा है कि HTML के नोट्स मिल जाएंगे क्या? हाँ बेटा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारा का सारा आपको एक फाइल के फॉर्म में मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। ओके, लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें H1 के बाद यहाँ पर कुछ कुछ चीजें लिखने की, तो आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में मैंने एंकर टैग लगा के कुछ तो किया था, लिंक वगैरह बनाई थी। ओके, आई होप याद होगा, ठीक है।
यहां पर ऊपर टॉप पे देखो, ये हाइपर लिंक करके दिख रहा है, कोने पे, बिल्कुल कोने पे, एंड कोने पे। ठीक है, इस पे क्लिक करो। तो ये पूछ रहा है टेक्स्ट क्या लिखना है, मैंने कहा गूगल। लिंक क्या देना है, तो मैंने लिखा http://www.google.co.in। ठीक है, टारगेट में याद है अंडरस्कोर ब्लैंक करके कुछ बताया था, अगर कुछ नहीं सिलेक्ट किया तो सेम, नहीं तो ब्लैंक, है ना। चलो ठीक, यहाँ पर ओके। एक लिंक वाला कोड जनरेट कर दिया उसने, देखो ध्यान से, देखो ये लास्ट क्लास में लिखना सिखाया था मैंने आपको। ओके, फिर से सुनो, ये कोड लिखना सीखा था, AHREF वगैरह वगैरह कुछ कुछ। ठीक है, थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ इस कोड को। ये रहा न्यू फोल्डर, ये test1, ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस। एक सेकेंड, ओके, ये कोड याद है, लिखना सिखाया था, याद करो। ये रहा एंकर टैग, जिसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी हुआ था। ठीक है, तो कैसे लिखते थे, AHREF, जिसमें लिंक, टेक्स्ट और /a। ठीक है, अब इसी को वापस से सुनो, एक सेकेंड, अब इसी को वापस से देखो इधर, है ना। ये मेरा टूल, इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, उसको लिखने में टाइम लगेगा क्योंकि कॉपी किया और उस लाइन को हटा दिया। देखो एंकर टैग यहाँ पे नहीं है, ये जो कोने पे ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल कोने पे हाइपर लिंक, यहाँ क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो ये पूछ रहा है टेक्स्ट क्या लिखना है, मैंने लिख दिया गूगल। लिंक क्या देना है, वही लिंक, http: समथिंग वाली। ठीक है, और ओके किया, बस ओके किया, देखो अपने आप कोड आ गया। इजंट इट गुड, मतलब अच्छा है ना, अपने आप कोड कर रहा है। ठीक है, और क्या पढ़ा था अपन ने इसके अलावा, तो इसके बाजू में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर ईमेल लिंक दिख रहा है, नेम दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इमेज ऐड करना बताया था, याद आ रहा है क्या कुछ कुछ, इमेज ऐड करना। देखो मैंने यहाँ इमेज पे क्लिक किया, ये पूछ रहा है कहाँ से इमेजेस उठाना है, मैंने कहा इस फोल्डर से, ये रही इमेज। ये पूछ रहा है कुछ ऑल्टरनेट टेक्स्ट करके भी होता है, अभी मैं उसमें कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, IMG SRC = ये इमेज का पाथ उठा के लिया है। ठीक है, अब फायदा देखो इसका, ड्रीम व्यूवर का। मैं डिजाइन पे गया, यहाँ इतनी बड़ी इमेज आ गई जो कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने क्या किया, इसको पिक किया। ओके, और यहां से इसको इधर कोने से पकड़ के ऐसा खींच के छोटा कर दिया अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, क्या ये चीज VS कोड पे हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए हम ड्रीम व्यूवर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा, व्हाई आई एम यूजिंग दिस टूल टुडे। क्लियर सबको, जल्दी बोलो। ओके, वेरी गुड। चलो, शायद कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि जो लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब कुछ एक क्वेश्चंस आए बीच में, इनके आंसर्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बेटा ये काम ड्रीम वीवर पे ही होगा, VS कोड पे नहीं होगा। ओके, ये टूल कौन सा है, ड्रीम व्यूवर नाम का टूल है। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अभी आप टूल की फंक्शनलिटी पे फोकस करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो खैर वापस से आ जाते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, जो सामने दिख रहा है, इस पर्टिकुलर की बात करें, है ना, इसी टूल की, तो इसमें आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या नया सीखने वाले हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ, है ना। बेसिक्स मतलब आपने डेफिनेटली वर्डपैड यूज किया होगा। ओके, वर्डपैड जब भी हम यूज करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आएगा, पहले नहीं आया, आ गया। ओके, यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रहा हूँ, लाइक अभी मुझे यहाँ पर कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं चैट बॉक्स में। लेट से एक नाम दिख रहा है प्रथम, एक नाम दिख रहा है अंशी, एक नाम दिख रहा है रुचि, एक नाम दिख रहा है सुमित, एक नाम दिख रहा है मुझे शिवराज। ठीक है, मंत्री जी भी है हमारी क्लास में, चलो ठीक, अच्छी बात है। इतने सारे लोग मुझे दिख रहे हैं इस वाले इसमें, है ना। अब देखो ये जो दिख रहे हैं आपके सामने, इनको अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इनके आगे बुलेट्स लग जाती हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है लिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इस सबको, लिस्ट। लिस्ट दो कैटेगरी की होती है। ठीक है, लिस्ट दो कैटेगरी की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसी डेटा को कॉपी पेस्ट करूं, देखो आ गया वापस से। अभी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है ना। अगर मैं इसी में इसके पास वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूं, तो इनके पीछे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसके पीछे, जस्ट सेकंड, या फिर इसके पीछे ये ABCDE आ जाएगा, या फिर इसके पीछे ये रोमन लेटर्स आ जाएंगे। इन्हें कहा जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब मान लो ऐसा कोई डेटा मुझे एक वेब एप्लीकेशन में, वेब पेज पे, ब्राउजर पे प्रिंट करना है।
ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं जितनी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें अभी आपको वर्डपैड पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मुझे यही काम HTML से करवाना हो तो मैं किस तरीके से करवाऊंगा, हम उस स्टेप पे आते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही सारे नाम लिखेंगे जो थोड़ी देर पहले लिखे। अब मैं स्टूडेंट्स के नाम भूल जाऊंगा थोड़ी थोड़ी देर में, तो बेटर रहेगा मैं यहाँ पर सिटीज के नाम लिख दूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक फील्ड होती है सिलेक्ट, है ना, सॉरी सिलेक्ट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लिस्ट, है ना। लिस्ट में कौन सा बोला मैंने, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो हमने यहां लिखा यूएल, व्हाट इज यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, देन स्लैश यूएल। ठीक है, एक ने पूछा है कि कौन सा चैनल आपका यूट्यूब का, बेटा IST के नाम से ही आपको उसकी लिंक हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, डोंट वरी। ठीक है, सो अगर हम बात करें यूएल की, तो यूएल इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, एक सेकेंड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मुझे बताना था स्टार्टिंग में, मैंने बताया नहीं। जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो फाइल को .html में सेव करते हैं। ध्यान से सुनो, जब मैंने यहाँ पर, आपको ध्यान है जब पहली बार इसको ओपन किया था तो ये विंडो आई थी, यहाँ से HTML सिलेक्ट किया था। अब अगर मैं कोई भी फाइल बना रहा हूं तो मेरा सिस्टम खुद ब खुद उसको .html में सेव कर लेगा विदाउट एनी इशू, चल जाएगा। ठीक है, देखो अपने आप इसने .html लगा लिया, मैंने नहीं लगाया तो क्या हुआ, इसने लगा लिया। ओके, प्रोग्राम .html में होना कंपलसरी है, जो कि उसने कर लिया। ठीक है, चलो ठीक, अभी मैं बता रहा था यूएल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है LI, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स कंटेंट ऑफ लिस्ट, जिसका क्लोजिंग टैग होगा /LI। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कुछ एक सिटीज के नाम लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, बहुत है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इंदौर के बाद हमारी राजधानी भोपाल। ठीक है, फिर लिख देते हैं पड़ोसी जगह देवास, फिर उसका पड़ोसी जगह उज्जैन, और एक और पड़ोसी जगह धार। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या किया, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट में 5 लिस्ट कंटेंट ऐड किए हैं। कैसे करते हैं, यूएल, यूएल के अंदर LI, LI के अंदर डेटा का नाम, ये LI ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, जितने LI लगे सबके आगे बुलेट्स लग के आ जाएंगी। मैं आपको इसको डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे रन करके दिखाता हूँ, शायद मैंने वेब ब्राउजर बंद कर दिया। अच्छा देखो, ब्राउजर चालू करना है अपने को। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर, ये जो ऊपर दिख रहा है टॉप पे, अर्थ का साइन बना हुआ है, यहाँ पर अगर क्लिक करें तो एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू इन क्रोम। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो ये क्रोम पे प्रीव्यू दिखा रहा है, आप बाकी सब छोड़ो, यहाँ पर फोकस करो, इस पे कुछ तो आया इधर, ये रहा, डन ना, ये जो सामने दिख रहा है। ओके, LI का फुल फॉर्म बेटा लिस्ट। ओके, LI लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म एक्चुअली, है ना। चलो ठीक, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर बुलेट्स आ गई, थोड़ी देर पहले बताया था वर्डपैड पे भी होता है ऐसा, हमने ये फीचर यहाँ इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, वेरी इजी। अब बहुत ध्यान से देखो, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सामने के सामने, आप ही के सामने हो गया 2 बार कॉपी पेस्ट। ठीक है, सो अगर हम इसको सेव करके रिलोड करें यहाँ पे, तो देखो 2 बार लिस्ट दिख रही होगी, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, बराबर। अब ध्यान से सुनना, अगर हम यूएल की जगह OL लगा दें तो बताओ, यूएल का फुल फॉर्म अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट था तो OL का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, गेस करो जल्दी। वेरी गुड, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, चलो खैर, इसको सेव करते हैं और इधर आके रीलोड करते हैं और देखते हैं वाकई में इसमें ऑर्डर आ गया क्या। वेरी गुड वेरी गुड, देखो बेटा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, एक में अनऑर्डर्ड लिस्ट है और एक में ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, अब मजे की चीज, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 आ गया, जबकि वर्डपैड पे हमें ऑप्शन मिल रहा था, यहाँ पर हम ABCDE भी लिख सकते थे। तो बहुत ध्यान से देखो, इस OL के बाद हम एक और चीज मेंशन कर सकते हैं, टाइप। अगर मैंने टाइप में 1 लिखा तो ये 1 2 3 वाला आ जाएगा, अगर मैं A लिख दूं तो ये ABCDE हो जाएगा। ठीक है, मैं रीलोड करके दिखाता हूं, यहाँ पर ये ABCDE हो चुका है। इस बार कैपिटल A लिख के देखते हैं, अगर हम इसको सेव करके रीलोड करें तो इस बार कैपिटल ABCDE आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर आई लिख दें तो आपको ध्यान होगा, रोमन लेटर्स आई से स्टार्ट होते हैं, II, IIII, ऐसे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर आई लिख दें तो ये रोमन लेटर्स में आ जाएगा, आप देख सकते हो। और अगर बाई चांस आपने कैपिटल आई लिख दिया तो रोमन लेटर्स कैपिटल में प्रिंट होने लग जाएंगे। कुछ तो समझ में आया होगा मैंने क्या बताने का ट्राई किया। ओके, अभी रुक जाओ, रिप्लाई मत करो, पहले मैं पूरा लिख दूं फिर आपसे बात करता हूं। अगर मैं इस UL के आगे भी टाइप मेंशन करना चाहूं तो मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं इसके टाइप के आगे कुछ ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ डिस्क लिखा रहता है, जो ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्क। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर की जगह लिख दूं सर्कल, क्या लिख दूं, सर्कल, तो ये हॉलो बन जाएगा। मतलब ध्यान से देखो, इसके अंदर ना वो बीच में ऐसा सर्कल जैसा बन जाएगा, हॉलो टाइप दिखेगा। ठीक है, एक और आता है इसके अंदर स्क्वायर,
ठीक है, कौन सा टाइप इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। ठीक है, देखो आ गया। अगर हम इस पर्टिकुलर के लिए देखें तो ये देखो बुलेट्स जो है ना थोड़ी स्क्वायरिश फॉर्म में हो गई, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ा है, टाइप क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड क्या, ऑर्डर्ड क्या, ये काम आएगा भविष्य में। ठीक है, एक ने पूछा है डिस्क मतलब डिस्क्राइब होता है क्या, नहीं बेटा, डिस्क मतलब डिस्क होता है, वो डिस्क थ्रो वाला ओलंपिक गेम देखा, उसमें एक डिस्क होती है, चकती बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, ये वो चीज है। ओके, चलो बेटा जल्दी बताओ, रिप्लाई कर दो फटाफट, समझ में आ गया। दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें नंबर नहीं था, दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में दिखाई दे रहा है किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, सो मल्टीपल स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद दैट कि उनको समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई कल वाली क्लास में मिसिंग रहा हो तो उसको बता दूं भैया, ये जो वन टाइप हो रहा है ना, दिस इज द पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि हाँ आपको समझ में आ गया है, और अगर कहीं जीरो आया तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलो खैर अच्छी बात है, अभी तक तो जीरो नहीं देखने को मिला है। ओके, वैसे भी जीरो देख के दुख होता है। ठीक है, चलो खैर कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की टेबल, हाँ बेटा सिखा दूंगा, डोंट वरी, है ना। हम्म, एक ने पूछा यूएल में अगर स्टार प्रिंट करना हो तो, नहीं बेटा वो यहाँ पर एचटीएमएल फीचर प्रोवाइड नहीं करवाता है। ठीक है, ये जो यूएल है ना, ये वो वाले फीचर प्रोवाइड नहीं करवाता है, इसके लिए हमें सीएसएस पढ़ना पड़ेगा, जो कि आज का टॉपिक है। ठीक है, चलो खैर बेसिक चीज हो गई। अब बेसिक चीज के बाद मैं आपको लास्ट चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इसी के अंदर एक टेबल फॉर्म करना। ये टेबल फॉर्म करना नेक्स्ट वाले में काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर टेबल फॉर्म करना बता रहा हूँ। देखो टेबल कैसे बनाते हैं, है ना, पहले तो बताओ टेबल होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। इतना बॉटम पे बनाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए अपन एक काम करते हैं, टॉप पे चलते हैं, जो हेलो स्टूडेंट लिखा है ना इसके जस्ट बाद एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये लिंक वगैरह ये वो सबको बी आर टैग लगा लगा के सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सो मैंने बी आर को यहाँ पर कॉपी कर लिया, है ना, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ कोड की, ओके, यहाँ पर किस तरीके से समझा जाए इस चीज को, लेट्स से, चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा टेबल, कौन सा कीवर्ड लिखा, टेबल, स्लैश लगाया, है ना, तो ये स्टार्ट हो रहा है टेबल का बेस फॉर्म। व्हाट इज अ टेबल, टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, टेबल के अंदर या तो रो होगी, या तो क्या, टेबल के अंदर एक तो रो होगी, एक कॉलम होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक तो होगा ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे टी आर, ओके, टेबल रो, जिसका क्लोजिंग टैग होगा स्लैश टी आर। ओके, इसके अंदर लिखेंगे टीडी, जो टेबल का डेटा होता है ना उसको बोलते हैं टीडी, और दूसरी भाषा में से टेबल का कॉलम भी कहा जाता है ना, टीसी मत लिख देना। ओके, लिस्ट को क्लोज कर रहे हो तो उसमें स्लैश क्यों लगा रहे हो बेटा, कल बताया तो था किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए उसके साथ स्लैश लगाना पड़ता है। इसको पता चलना चाहिए ना, ये इंदौर यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया ये लिस्ट का, ये अगला कंपोनेंट है लिस्ट का, ये अगला कंपोनेंट है लिस्ट का, है ना। एक ने पूछा है टीडी क्या है बेटा, टेबल डेटा, है ना, टीडी मतलब टेबल डेटा, अपन कॉलम जिसको बोलते हैं ना, कॉलम। ठीक है, पहले इसको समझो, वापस से वर्डपेड पे आते हैं। देखो यहाँ एक टेबल बनाते हैं अपन, इंसर्ट टेबल, ये रही, तो ये जो दिख रहा है ऐसा इधर वाला, दिस इज कॉल्ड रो, और ये जो वर्टिकल वाले दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉलम, टेक्निकल भाषा में से कहा जाता है टेबल डेटा। तो ये वाली लाइन बनाने के लिए टी आर, ये वाला वर्टिकल कॉलम बनाने के लिए टीडी, है ना, टेबल डेटा। ठीक है, जनरली इनमें डेटा ही रखते हैं ना, तो मैं एक एग्जांपल देकर के बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3, जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पर कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है ना, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिख रहा है मेरे पास एक टेबल है, इसके अंदर एक रो है, रो के अंदर कितने कॉलम है बेटा, 3। ओके, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, दिख रहा होगा, एक और बार पेस्ट किया, कितनी, 3 रो 3 कॉलम हो गए, है ना। इनके अंदर अंदर नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ 4 5 कर देते हैं, 4 5 6 7 8 कर देते हैं, और इसको 9 10 कर देते हैं। ठीक है, लास्ट वाले के अंदर 4 5 6 7 8 9 कर देते हैं, यहाँ पर भी कुछ नंबर एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने एक रो बनाई, सॉरी एक टेबल बनाई है जिसमें 3 रो हैं 3 कॉलम्स है। ठीक है, देन
अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें एक प्रॉपर्टी और ऐड करना चाहिए जिससे टेबल थोड़ी सी बेहतर दिखे, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर। अगर एक टेबल में लाइनें खींची हुई होंगी तो वो ज्यादा अच्छी दिखेगी, तो मैंने लिख दिया बॉर्डर इज इक्वल टू 1। इसकी बॉर्डर होगी 1 विड्थ की, ठीक है। आप इसका डिजाइन ध्यान से देखो, यहाँ कुछ दिख रहा है कि आपको टेबल जैसा बना हुआ, रो बाय कॉलम में कुछ कुछ है ना। मैंने इसमें नंबर की साइज जानबूझ के कम ज्यादा करी, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको डायरेक्टली प्रीव्यू ब्राउजर में करता हूँ। आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो देखो 1 2 3 यहाँ खत्म हो गया था, लेकिन 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। जब तक इस कॉलम का पूरा काम खत्म नहीं हुआ तब तक अगला कॉलम स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ये कॉलम खत्म नहीं हुआ ये स्टार्ट नहीं होगा। तो क्या वेल अलाइन डेटा दिख रहा है प्रॉपरली, एकदम एक के बाद एक के बाद एक। ये रो बाय कॉलम का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड टेबल, ठीक है। इस टेबल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बेसिक्स जो समझाना चाह रहा था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब इस बेसिक्स को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके चलने के लिए मैं एक नया पेज फॉर्म कर रहा हूँ। आई होप जो मैंने 3 4 शब्द बताए आपको, ड्रीम व्यूवर जो कि एक टूल है जिसपे हम डायरेक्टली ये सब इमेजेस वगैरह इंपोर्ट करना ये वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लिंक डायरेक्टली बना सकते हैं, दूसरे भी काम कर सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है। एक मजेदार चीज बताऊं, देखो यहां पर मान लो मुझे एक और टेबल बनाना है, ठीक है। इस टेबल के बाद इधर पे नीचे एक और टेबल बनाना है, तो इतना सारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक ने पूछा है कॉलम का नाम कैसे देंगे, रुक जाओ बेटा बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। ओके, यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर को देखें तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है टेबल। इस पे क्लिक करेंगे ना तो पूछेगा कितनी रो और कितनी कॉलम बनाने हैं, तो 3 रो बाय 2 कॉलम। ओके करोगे, टेबल का कोड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब इतना दिमाग नहीं लगा रहे अपन लोग, ठीक है। ये वाला लेफ्ट वाले में कॉलम के नाम, ऊपर टॉप पे कॉलम के नाम, इधर ऐसा वाला टेबल, मतलब ऑप्शन है, कितने सारे ऑप्शन है अपने पास, अपन यहाँ से टेबल बना सकते हैं, ठीक है। पर अभी इन सब के पीछे नहीं पड़ना है, मैं तो आपको ये बता रहा था कि हमें फैसिलिटीज मिलती हैं यहाँ पर, है ना। अगेन आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक और छोटी सी चीज बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज इंट्रोडक्शन, है ना। मतलब आपके सिलेबस में भी अगर आप नोटिस करोगे तो वहां लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू HTML, हाउ HTML वर्क्स। हम फंक्शनलिटी समझ रहे हैं, है ना। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू लर्न कंप्लीट टेक्नोलॉजी इन 1 सेशन, है ना। अगर एक सेशन में एक टेक्नोलॉजी कंप्लीटली पढ़ सकते होते तो बात ही क्या थी, एक एक हफ्ते में इंजीनियर्स पैदा हो जाते, है ना। सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो इसके आगे एक ने फिर से पूछा है व्हाट इज TR, टेबल, रो, टेबल, डेटा जिसे कॉलम कहा जाता है, ठीक है। चलो खैर, नया पेज बनाते हैं। ओके, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ से HTML चूज करते हैं। क्योंकि मैंने HTML चूज किया है तो ये ऑटोमेटिकली .html में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर इसने कुछ तो एक्स्ट्रा लिख के रखा हुआ है जो कि मेरे काम का बिल्कुल नहीं है, तो मैं इन फालतू चीजों को हटा देता हूँ, मेटा टैग वगैरह भी हटा देता हूँ, और टाइटल में आकर के लिख देता हूँ लॉग इन पेज। यहाँ पर मैं आपको एक पेज डिजाइन करना सिखाऊंगा दैट लुक्स सिमिलर टू दी फेसबुक लॉग इन पेज, ठीक है। इसका लॉगिन पेज शायद आपको ध्यान होगा, इससे मिलता जुलता रहेगा। ये मत बोलना सर सेंटर लाइन क्यों नहीं है, मेरा लेफ्ट लाइन रहेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता रहेगा, जिसमें आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाकर के मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पर जाकर के मैं पासवर्ड लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ जो लिख रहा हूँ वो बुलेट्स के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ जो भी लिखूंगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा। ये सब चीजें मुझे पढ़ाना पड़ेगी ना पूरा कि कैसे बनता है, फिर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आती है, रेडियो बटन कैसे आता है। तो अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, फिर इसी को हम CSS के थ्रू डिजाइन करना है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा फिर से। अगर हम बात करें इस लॉगिन पेज की, तो सबसे पहले तो अपन एक अपना फेवरेट काम कर लेते हैं, यहाँ पर BG कलर ऐड कर देते हैं ताकि पेज थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाए, है ना। क्योंकि पेज नया नया है तो इसके अंदर आकर के एक मतलब एक यूजर फ्रेंडली लगे, इसके लिए हम वेलकम यूजर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। इतना लिख के मैंने सेव किया, और इसको सेव किस नाम से किया, लॉगिन नाम से किया, ठीक है। जस्ट सेव, ओके, लॉगिन, ओके, सेव कर दिया। अगर हम इस पेज को रन करके देखें तो एक सिंपल सा पेज बन चुका है जिसका नाम login.html है और जो वेलकम यूजर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। देन अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है फॉर्म डिजाइन करना मतलब, अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ये जो फील्ड है, कौन सी फील्ड, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर फेसबुक का पेज दिखाया था, क्या वो फेसबुक का पेज जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो फेसबुक का पेज है, ये वाला पेज एक लॉगिन पेज है, तो यहां पर जो दिख रहा है वो उसका H1 या H2 कुछ तो होगा, ठीक है। देन उसके बाद नीचे कुछ लिख के रखा है, ये जो है ना इसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, एक ऐसी फील्ड जिसमें टेक्स्ट लिखा जा सकता है।
अगर आप टेक्स्ट फील्ड लेना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक कीवर्ड से जिसका नाम है इनपुट। मैं थोड़ा सा लाइनें चेंज करता हूं ताकि आपको पढ़ने में कंफर्टेबल लगे, है ना। सो मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। क्या लिखा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, है ना। जैसे ही मैंने इतना लिखा, ध्यान से देखो, ये मेरा पेज, मैंने इसको रीलोड किया, देखो एक टेक्स्ट फील्ड बन गई, ठीक है। ओके, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक टेक्स्ट फील्ड बन गई। गॉट इट? अगर हम ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट करें और यहां लिख दें इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, तो इसमें पासवर्ड फील्ड बनेगी। ध्यान से देखो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इनके सारे स्टूडेंट्स के आई कार्ड फ्रंट और बैक के बनवा लो। ठीक है, वो बच्चा शायद यही कर रहा है, प्रतीक। दीपक सर, आई थिंक आपका माइक्रोफोन ऑन रह गया है। एक के बच्चे में पीछे IIT लिखा हुआ है। ओके, चलो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, वापस से कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो क्या लिखा था? वेलकम यूजर। इसके बाद दो फील्ड बनाई है बेटा मैंने, ध्यान से देखो। मैंने कुछ कुछ कोड कॉपी पेस्ट किया था। कौन कौन सा कोड कॉपी पेस्ट किया आप ध्यान से देखो। इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब यूजर से टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट लेना। ओके, फिर लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, मतलब यूजर से पासवर्ड के फॉर्म में इनपुट लेना। आप मजे की चीज देखो, आपको जो यहाँ पर मैंने कोड लिख के दिखाया है ना, इसमें अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूं तो वो टाइप होता हुआ दिख रहा है। मैं जूम इन कर देता हूँ, देखो टाइप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूंगा तो वो टाइप होता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो किसके फॉर्म में होगा? वो बुलेट्स के फॉर्म में होगा। मतलब पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए, किसी को नहीं दिखना चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा है ना। तो हमने दो फील्ड बनाने का कोड देखा कि अगर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखे तो इससे क्या होता है? इससे टेक्स्ट फील्ड जैसा कुछ बन जाता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखें तो इससे पासवर्ड फील्ड जैसा कुछ कुछ बन जाता है। ओके, ये तो हुआ बेसिक, ठीक है। लेकिन ये कहीं से भी मुझे लॉगिन पेज जैसा नजर नहीं आ रहा। मतलब ये जो सामने लिखा है ना, ये लॉगिन पेज जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। जो भी है, मतलब कोड लॉगिन जैसा तो नहीं है। आपने को इसको लॉगिन पेज जैसा दिखाना है तो उसके लिए बहुत सारा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, है ना। सबसे पहले देखो, जब भी हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ लिखा होता है यूजर नेम, कि यहाँ पर यूजर नेम डालो, ठीक है। देन इसके बाद अगली लाइन पे लिखा होगा यहाँ पर पासवर्ड डालो, ठीक है। एक बार सेव करते हैं और देखते हैं कुछ फर्क पड़ा क्या। हाँ, कुछ तो दिख रहा है, जाना पहचाना सब दिख रहा है। अगर ये अलग अलग लाइन पे होता तो और बेहतर दिखता। नहीं, जल्दी बताओ, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए क्या करूं? बताओ, इतना तो पढ़ लिया आपने। वेरी गुड, क्विक आंसरिंग, वेरी गुड। चलो ठीक है ना, मैंने यहाँ पर सेव किया, जस्ट रीलोड किया। आप देख सकते हो कि ये अलग अलग लाइन पे थोड़ा सा फील देने लग गया यार। ये मतलब आ गया ये फॉर्म जैसा बनता हुआ, ठीक है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक और इनपुट टाइप होता है, ठीक है। क्या लिखा? इनपुट टाइप, जिसका नाम होता है सबमिट, ठीक है। ये डेटा को सबमिट करने का काम करता है। किसको सबमिट करेगा अभी छोड़ो, लेकिन अभी यहां पर आते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये सबमिट बटन इधर आ गया। अब इसमें फिर गड़बड़ दिख रही है, साइड में आ गया, यहाँ थोड़ी आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो हमने फिर से यहाँ पर जाकर के क्या लगा दिया? BR/, ठीक है। सेव किया और एंटर किया। देखो थोड़ा सा लॉग इन फॉर्म वाला फील दिख रहा है, ठीक है। दोनों में स्पेस दीजिए। अच्छा, आप शायद इसको बैलेंस करना चाह रहे हो इसलिए स्पेस। नहीं बेटा, उससे नहीं होगा, ठीक है। या इसके बीच में स्पेस चाहिए तो आपको यहाँ से एक BR और लगाना पड़ेगा। अभी अलाइनमेंट नहीं हो सकता, इसी वजह से हमने थोड़ी देर पहले टेबल पढ़ा था, ठीक है। अभी टेबल में डालेंगे इसको, रुक जाओ। ओके, चलो खैर वापस से आते हैं। हमने यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर जो भी हम टेक्स्ट फील्ड या पासवर्ड फील्ड बनाते हैं ना, इसका डेटा जब सबमिट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई, मान लो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लिखा है इससे बड़ा सा, ठीक है। और जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा डेटा कहीं तो सबमिट होगा ना। वो सबमिट होता है सर्वर पे, ठीक है। आपको पता होगा, जैसे ये जो है, ये जो पेज दिख रहा है, ये HTML में डिजाइन है। जब यहाँ पे पूरा डेटा लिख करके मैं साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा डेटा जाएगा फेसबुक के सर्वर पे। एक सर्वर बहुत बड़ी मशीन होती है जिसमें बहुत सारा डेटा रख सकते हैं, जो बहुत सारे टास्क प्रोसेस करता है, बहुत सारे लोगों को सर्विस देता है, इसलिए उसका नाम सर्वर होता है, ठीक है। तो जब डेटा सर्वर पे जाएगा तो सर्वर पहचानेगा कैसे कि कौन सा डेटा यूजर नेम है, कौन सा डेटा पासवर्ड है। ऐसा पहचानने के लिए हर टेक्स्ट फील्ड को उसका नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नेम, इसका नाम दे देते हैं यूजर नेम। मतलब एक फील्ड बन गई जिसका नाम है यूजर नेम। जब ये सर्वर पे जाएगा तो सर्वर पूछेगा बताओ यूजर नेम में क्या आया, ठीक है। आप यूजर नेम की जगह कुछ भी नाम रख सकते हो, लेट से मैंने नाम रख दिया नेम,
ठीक है। और इसके लिए भी एक नाम रख देते हैं, लेट्स से पास, है ना। हालांकि शॉर्ट फॉर्म में लिखना समझदारी नहीं होती, बट लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए छोटा छोटा लिख रहा हूं इसको, है ना। खैर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जिसका नाम क्या रख दिया, नेम, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, जिसका नाम क्या रख दिया, पास। ठीक है। एक और बटन कौन सा है, सबमिट। अच्छा यार, ठीक है, सबमिट मतलब ठीक है, चल रहा है, इधर दिख रहा है मुझे कि ये सबमिट बटन है, पर ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा सबमिट, है ना। इसके ऊपर लॉगिन लिखा होता तो ज्यादा अच्छा दिखता। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, मैंने लिख दिया वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन। तो जो भी वैल्यू के बाद लिखा है ना, एक सेकंड, सॉरी, मुझे यहाँ नहीं लिखना था, इसके नीचे वाली लाइन पे लिखना था, सॉरी, यहाँ लिखना था, है ना, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये बटन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। मतलब किसी बटन के आगे अगर आपने वैल्यू एट्रीब्यूट लगा के कुछ लिखा तो बटन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, बटन पे अभी लिखा है सबमिट, रीलोड करें, देखो क्या हो गया, लॉगिन। कुछ और लिखना है, जैसे फेसबुक वालों ने क्या लिख के रखा हुआ है, पढ़ते हैं, इन्होंने साइन अप लिख के रखा है। अच्छा, बटन का कलर चेंज करना सब बाद में, पर इन्होंने साइन अप लिख के रखा है। मान लो इसके ऊपर साइन अप लिखना होता तो यहाँ लॉगिन को डिलीट करके क्या लिख देते, साइन अप। एक काम करते हैं, यहाँ पंकज लिख देते हैं, देखते हैं वाकई में काम कर रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पंकज लिखा गया। इन शॉर्ट, आप वैल्यू के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज वहां पर छप जाएगा, है ना। यही चीज मैं यहां पर लिखूं तो ध्यान से देखो, मैंने यहां लिखा वैल्यू इज इक्वल्स टू एंटर यूजर नेम हेयर, मैसेज लिखा, तो ये मैसेज हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या, एंटर यूजर नेम हेयर, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, ठीक है। पर दो समस्याएं, पहला, अगर हम यहाँ पर इसको पहले कुछ एडिट करना चाहें तो पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर अपना नाम लिखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी समझदारी नहीं। देखो फेसबुक पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो उसको डिलीट नहीं करना पड़ रहा है, मेरे नाम पे टैप कर रहा हूँ या कुछ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, पीछे का गायब हो जा रहा है, बाहर आ रहा हूँ, ये नाम वापस आ रहा है। मतलब थोड़ा ये ज्यादा बेहतर दिख रहा है यार, है ना। मेरे वाले से तो लाख गुना बेटर दिख रहा है। मेरे वाले में क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा लिखा हुआ है, पहले इसको डिलीट करो, फिर खुद का नाम लिखो, कितना मेहनती काम हो गया। तो ऐसे में हम वैल्यू की जगह एक नया एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है प्लेस होल्डर। कौन सा, प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया एंटर यूजर नेम हेयर, इसके आगे भी एक प्लेस होल्डर लगाया जिसमें लिख दिया एंटर पासवर्ड हेयर। देखो आ गया क्या। अगर यहाँ क्लिक करके कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखो वो हट जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से हट जाऊं तो वापस आ गया। यहाँ पर जैसे ही लिखना स्टार्ट किया टेक्स्ट हट गया, लेकिन जैसे ही पूरा डिलीट किया तो वापस आ गया, है ना। हो गया, समझ में आया व्हाट इज प्लेस होल्डर। तो हम एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन करना सीख रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है, कि एक फॉर्म कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबमिट बटन कैसे काम करेगा, इसकी डिटेलिंग क्या है, वो सब हमारे उतने काम का नहीं है, लेकिन जितना काम का है उतना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक इनपुट टाइप और होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट, ये पूरी फील्ड्स को रीसेट कर देता है, ये डेटा को सबमिट करता है। अगर आप इन सारी चीजों को काम करवाना चाहते हो, है ना, तो अपने को यहाँ पर इस पूरे डेटा को एक फॉर्म टैग के अंडर में लिखना पड़ता है। फॉर्म टैग आखिरी की चीज है, जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ, फॉर्म एक चीज होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको पहले एक फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म भरवाना मतलब रिक्वायरमेंट्स लेना कि आप क्या करते हो, आपके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करवाओ। यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं हम, देखो ना, हम यहाँ पर यूजर से उसकी डिटेल्स फिलअप करवा रहे हैं कि आपका यूजर नेम दो, आपका पासवर्ड दो, तो ही हम आपको लॉग इन करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे, ठीक है। जो भी डेटा फॉर्म के अंदर होता है वो चीजों के साथ एसोसिएटेड होता है। व्हाट डज दैट मीन्स, अगर हम एक फॉर्म बनाए, फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड फील्ड बनाए, और इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा एक ही फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमें दो बटन दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पर नाम लिखें खुद का, अगर हम यहाँ 1 2 3 4 5 लिखें और रीसेट पे क्लिक करें तो ये डेटा रीसेट हो जाएगा, देखो, ठीक है। अब इस बटन को पता तो होना चाहिए ना किस किस को रीसेट करना है, तो ये बटन जिस फॉर्म के अंदर है उस फॉर्म के डेटा को रीसेट करेगा। क्या बोला मैंने, ये बटन जिस फॉर्म के अंदर है ये उस फॉर्म के डेटा को रीसेट करेगा। क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला। लाइक एक पेज पे मल्टीपल फील्ड्स हो सकती हैं, है ना। जैसे मान लो ये फेसबुक का पेज, ये वाला, इस मल्टीपल फील्ड्स है। अगर ये सब एक फॉर्म में, और मान लो एक लॉगिन फॉर्म भी है इधर, तो इसका बटन इसी के लिए काम करना चाहिए, उसके लिए नहीं, और उसका बटन उसी के लिए काम करना चाहिए, इसके लिए नहीं। तो इसके लिए एक अलग फॉर्म बना दो, इसके लिए एक अलग फॉर्म बना दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्या बेसिक बात समझ में आई बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा था। व्हाट इज अ फॉर्म, कंटेनर।
जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड फील्ड रख दो, जिसके ऊपर रीसेट या सबमिट बटन काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट चीज जो मुझे बताना है, जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वो आज का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। क्या कि अगर हम यहाँ लॉग इन बटन पे क्लिक करें, कौन से बटन पे? लॉग इन पे। कौन से वाले लॉग इन पे? इस वाले। तो अगर मैं इस यूआरएल को देखो, इसमें क्या लिखा है? सी यूजर्स पंकज डेस्कटॉप समथिंग login.html, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है ना। खैर, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ राम, और यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे डेटा को सबमिट कर देगा। ठीक है, किधर? ऊपर यूआरएल में देखो, ये रहा। ठीक है, अभी ये दिख रहा है, फ्यूचर में उसको छुपा देंगे अपन, पर ये दिख रहा है ना, मतलब मेरा डेटा सबमिट हुआ है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, पहला डेटा नेम नाम के वेरिएबल में आया, दूसरा डेटा पास नाम के वेरिएबल में आया। ओके, ये दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो आई होप लॉजिक वाइज समझ में आ रहा होगा सामने कि क्या क्या होता है, फॉर्म कैसे काम करता है। अब ये पार्ट मैंने सिर्फ इसलिए कवर अप करवाया ताकि आपको सीएसएस और जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। यहां तक आते आते एचटीएमएल का वो बेसिक पार्ट खत्म होता है जो एडवांस पढ़ने के लिए जरूरी है। कुछ एक चीजें नो डाउट मिसिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 घंटे की क्लास में या 1.5 घंटे की क्लास में आप किसी भी टेक्नोलॉजी को 100% नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप उस बेसिक लेवल पे आ चुके हो जिसके आगे का आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, पर एक दो चीजें मैं फटाफट से बना रहा हूं, अगर आपको समझ में आती है एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो लोड मत लेना, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में रिपीट होगा। ओके, सो ध्यान से सुनो और समझो। अगर हम बात करें इसी के अगले वर्जन की, यहाँ जो दिख रहा है ना ये रीसेट बटन, इसके आगे मैं लिख रहा हूं सिलेक्ट। क्या लिख रहा हूं? सिलेक्ट। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, हो सकता है कंफ्यूजन हो, दिमाग मत लगाना, कंफ्यूजन हो भी तो। सिलेक्ट क्या करता है, खाली उसकी फंक्शनैलिटी देखो। यहां पर एक फील्ड है ऑप्शन। कौन सी फील्ड है? ऑप्शन, जिसका क्लोजिंग टैग स्लैश ऑप्शन। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा इंदौर, वापस से वही कॉपी पेस्ट मार देते हैं। यहां था भोपाल, देन था देवास, उज्जैन, एक धार भी लिखा था मैंने, बट उसको इग्नोर कर देते हैं। आप इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ रीलोड करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, एक बीआर टैग भी रिक्वायर्ड होगा इसके बाद, क्योंकि मैंने एक फील्ड ऐड की है। ओके, सेव किया एंड रीलोड किया। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं जूम इन करके बताता हूँ आपको। देखो यहाँ यूजर नेम, पासवर्ड, या एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है, जिसपे क्लिक करने पर वो सारी सिटीज के नाम आ जाएंगे जो आपको सिलेक्ट करना हो, वो सिलेक्ट करके रीसेट या लॉगिन करो। देखो रीसेट करूंगा तो यहाँ वापस इंदौर आ जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप समझ में आया व्हाट इज सिलेक्ट, मल्टीपल में से एक सिलेक्ट करना। ठीक है, खैर एक जादू भरी चीज और देख ही लो यार, ऐसा लिखे तो मजा आएगा ना। मैंने एक मैसेज लिख दिया सिलेक्ट योर सिटी, थोड़ा डिजाइन बना दिया हाइफन हाइफन लगा के। ठीक है, पर आप ध्यान से देखो, यूजर नेम, पासवर्ड, सिलेक्ट योर सिटी, यहाँ क्लिक करेंगे सिटीज के नाम आ जाएंगे ये। ठीक है, लुक्स गुड है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और बीआर टैग लगाते हैं। ओके, ध्यान से देखना, मैंने यहां लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। ठीक है, ये क्रिएट करता है रेडियो बटन। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ये क्रिएट करता है रेडियो बटन। ठीक है, इसके आगे मैंने लिखा मेल, एक और लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो फीमेल। ठीक है, और इसके पहले एक लाइन लिख दी जेंडर। ठीक है, मान लो एक लॉगिन फॉर्म है जो आपसे आपका जेंडर एंटर करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या ये तरीका सही रहेगा? देखो सिर्फ इस पार्ट को देखो, जेंडर, मेल, फीमेल, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए। पर ये ना कुछ ज्यादा ही यूजर फ्रेंडली बन गया है। ठीक है, कितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली, इसको ध्यान से सुनना, शायद तुमको हंसी भी आ जाए, पर ध्यान से सुनना कि अगर कोई मेल है तो इस पे क्लिक करेगा, कोई फीमेल है तो इस पे, और कोई टिकटॉकर है तो दोनों पे। ठीक है, क्या दोनों सिलेक्ट होना चाहिए थे क्या? नहीं ना, पर हो गए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसा थोड़ी होना चाहिए, टिकटॉक को बैन कर दिया इंडिया ने। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर में दोनों का नाम सेम कर देंगे। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू जेंडर, आप कुछ और भी लिख सकते हो, पर मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। ठीक है, यहां पर भी लिख दिया नेम इज इक्वल टू जेंडर, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, तो अब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। ध्यान से देखो, मैंने रीलोड किया, अगर मैं यहां क्लिक करूं तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, अगर यहां क्लिक करूं तो वो हट जाएगा। ठीक है, फाइनली टिकटॉक बैन। ओके, समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। ओके,
यहां तक के सेक्शन में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, बट जो बेसिक्स मुझे बताना था वो बता दिया है कि यहाँ पर ये वाली फील्ड किधर से आई, ये वाली फील्ड कैसे आई। देखो यहाँ कस्टम दिया, इसने टिकटॉक बैन नहीं किया, ये वर्ल्ड वाइड चलता है ना, इंडिया में होता तो ये कस्टम हटा दिया होता इसने, ठीक है। चलो खैर, समझ में आया। ओके, जेंडर वाला एक बार फिर से बता दूं, ठीक है बेटा। देखो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर जेंडर की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियो बटन बनाएंगे। रेडियो बटन क्या होता है, जिसकी एक खासियत होती है कि वो दो में से कोई एक सिलेक्ट होता है। मतलब जैसे यहाँ क्लिक किया तो इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ क्लिक किया तो ये हट जाएगा, दोनों में से एक सिलेक्ट हो रहा है ना एट अ टाइम। अगर हमें ऐसा कुछ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, है ना, ये रेडियो बटन होता है तो रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। इसके बाद वाले में भी सब कुछ सेम लिखा है। अगर दोनों में सब कुछ सेम लिखा है तो इसके आगे बस ऑप्शन चेंज कर दो, देखो दिख रहा है क्या, ठीक है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला सिलेक्टेड दिखाएगा, इसका डॉट हट जाएगा। अगर इस पे क्लिक किया तो ये वाले का हट जाएगा, ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी 100% सेम है तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, दोनों सिलेक्ट नहीं हो सकते। आप ध्यान से देखो, इस पे क्लिक किया तो ये हट गया, इस पे क्लिक किया तो ये हट गया। गॉट इट। किसने पूछा था, इट्स अक्षत। बेटा समझ में आया। ओके थैंक यू। चलो खैर कंटिन्यू करते हैं। यहां तक अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर में इतना पार्ट तो हो गया। अब एचटीएमएल को बंद करते हैं, अब सीएसएस पे आते हैं, जो कि मेरा आज का टॉपिक है एक्चुअली, है ना। सीएसएस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एचटीएमएल के साथ मर्ज होता है तो पहले एचटीएमएल पढ़ाना बड़ा टास्क हो जाता है, ठीक है। अगेन हम एक नया पेज बनाएंगे और इसको न्यू से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक एचटीएमएल ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एचटीएमएल में सीएसएस मर्ज होगा। ओके, क्वेश्चन था सर सीएसएस होता क्या है, तो बेटा एचटीएमएल में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिनको दूर करने के लिए सीएसएस बनाया गया। कुछ डिजाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एचटीएमएल में डायरेक्टली नहीं होते, वो सीएसएस में ऐड किए गए। अच्छा पिछले पेज पे एक चीज और बता दूं, कभी आपको बाय चांस देखने को मिले तो आपको मतलब ऐसा कंफ्यूजन ना हो ये कहां से आया। लास्ट चीज बता रहा हूँ फिर मैं इस पे आ जाता हूँ, है ना। हालांकि वो बताने लायक थी नहीं, मतलब बताने के लिए है नहीं, बट स्टिल बता रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी चीज। मैंने यहाँ लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट। क्या लिख दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट। ये क्या करेगा, ये डेट के लिए कुछ कुछ प्रिंट करेगा। ध्यान से देखो, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया डेट ऑफ बर्थ और इसको एंटर करवाने के लिए कुछ लिखा। अब ध्यान से देखो, एक कॉलम दिख रहा है क्या डेट ऑफ बर्थ नाम का, एक सेकंड शायद सेव नहीं हुआ, ये रखोगे, है ना। डेट ऑफ बर्थ, यहां से डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। देखो डी डी एम एम वाई वाई, दिस इज डे, दिस इज मंथ, दिस इज ईयर। या तो आप टाइप करो या फिर यहां क्लिक करो और एक कैलेंडर खुल जाएगा, इसमें से जो डेट सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे मेरा बर्थडे मई में आता है या जो भी है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लो, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को इसको क्लिक करके आप ईयर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो स्क्रॉल हो रहा है ये पूरा का पूरा। ओके, जिस भी ईयर में जाओगे वहां से ईयर सिलेक्ट करो, ठीक है। एक रैंडम मान लो कि आप में से कोई पर्सन है जो 2008 में पैदा हुआ है, जनवरी में पैदा हुआ है, 4 जनवरी को, तो ये डेट आ गई। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा कि व्हाट इज इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट। हम ये भी बना सकते हैं, कभी आपके सामने आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए मैंने बना दिया है, नथिंग एल्स। पहले के जमाने में कैसा चलता था, ऐसा इधर डे लगाओ, इधर मंथ लगाओ, इधर ईयर लगाओ, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ होता था। ओके, पर यहां से हम कोई भी डेट सिलेक्ट करवा सकते हैं ना। आई थिंक दिस इज मच मोर कंफर्टेबल। ओके, हालांकि दोनों के अपने एडवांटेज और अपने ड्रॉबैक हो सकते हैं। ओके, तो हम इन दोनों को बंद करते हैं और सीएसएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगेन सीएसएस क्या है, कुछ फीचर्स है जो एचटीएमएल में ऐड ऑन करने के लिए बनाए गए थे ताकि एचटीएमएल का लुक एंड फील बेहतर हो सके, ज्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल सके, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। तो हम इसका हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा शुरुआत में से ही कचरा साफ करें अपन, जो टॉप पे लिखा हुआ है ना, वो टूल है ना, वो कुछ ज्यादा एडवांस कोड लिख के देता है जो कि हमारे काम का नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। चलो ठीक, यहाँ पर टाइटल को हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट सीएसएस, ठीक है। अब अगर हम बात करें बॉडी टैग की, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं बीजी कलर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर यही वाला ठीक लगता है तो मैंने वापस से सियान कलर सेलेक्ट कर लिया है। हमेशा की तरह H1 में मैं यूजर को वेलकम बोलने वाला हूं तो मैंने लिख दिया वेलकम यूजर। मैंने मिस्टेकनली टैग के अंदर लिख दिया है, सो वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर मैंने वेलकम यूजर लिख दिया है। मैं इस पेज को सेव कर लेता हूं, किस नाम से, टेस्ट सीएसएस के नाम से, ठीक है। ये जो सीएसएस है ना बेटा, ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप का, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इसे बड़े भयानक भयानक से नाम लूंगा, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो डर लगेगा, तो अपन नाम नहीं लेते हैं, अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट बताते जाऊंगा कौन सा इनलाइन है कौन सा इंटरनल है, ठीक है, समझते जाओ। अगर हम बात करें इस पेज की जो सामने बना हुआ है इसको रन करने की, तो यहाँ पर
एक ने पूछा है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडिटर में एचटीएमएल कोडिंग हो जाएगी? नहीं बेटा, नहीं होगी, क्योंकि वो आपको फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करवाता है, खुद का डीओसी एक्सटेंशन लेके चलता है, डीओसी या डीओसी एक्स, ठीक है, उस पर कोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा सीएसएस वाला पेज ओपन हो गया है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने इतना सारा आपको पढ़ाया ना, इसमें एक चीज मैंने बचा के रखी थी पढ़ाने के लिए, जिसे कहा जाता है डिविजन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है डिव। ओके, इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज अ डिवीजन, है ना, और यहाँ लगा दिया स्लैश डिव। मैं इसका डिजाइन दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। इस डिजाइन को ध्यान से देखो, इसमें एक ना बॉर्डर जैसा कुछ कुछ दिख रहा होगा, ब्लू कलर से जो हाईलाइट हो रहा है, ये बता रहा है कि हमारा डिवीजन कितना बड़ा है। डिवीजन मतलब क्या? अच्छा, जनरल भाषा में डिवीजन मतलब क्या? किसी पेज को डिवाइड करना, एक छोटा सा टुकड़ा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान का 1947 में एक डिवीजन हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर दिया हमने, इस पेज का ही एक पार्ट है, उसको अलग कंसीडर कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए मैं इस प्रोग्राम में कुछ माइनर से चेंजेस कर रहा हूँ, वेयर इट इज हियर। ओके, यहाँ थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर? एक ने पूछा है डिवीजन में मार्क्यू टैग ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ लिखा मैंने दिस इज डिवीजन 1, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। कितने डिवीजन बना दिए बेटा मैंने? 4, है ना, 2 3 4। ओके, सबके आगे नंबर भी लिख दिया, दिस इज डिवीजन 1 2 3 एंड 4। ये पढ़ना बेटा, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। इसको समझते हैं, देखो आ गई ये डिवीजन, थोड़ी ज्यादा ही छोटे फॉन्ट है इसलिए जूम इन कर देता हूं, ठीक है। सो दिख रहा है 4 डिवीजन आ गए। अच्छा, इन चारों डिवीजन की खासियत देखो, इनकी विड्थ 100% ऑफ द पेज है, मतलब पूरे पेज के बराबर इसकी विड्थ है, लेकिन हाइट जो है ना वो फॉन्ट के हिसाब से। क्या मतलब फॉन्ट के हिसाब से? इमेजिन करो कि अगर हम, मत इमेजिन करो, मैं लिख के बताता हूं ना। ओके, अगर मैं दिस इज के बाद एक बी आर टैग लगा दूं, तो डिवीजन 1 कहां पहुंच जाएगा? नेक्स्ट लाइन पे, है ना। इसका डिजाइन देखो, इसकी हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है, देखो, है ना, ये तो दिख रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, एक ने पूछा है बैक स्लैश के बिना यूज किया है? नहीं समझा बेटा, क्वेश्चन फिर से पूछो। आपने जो क्वेश्चन पूछा वही समझ। अच्छा, बी आर के बिना किया है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर अपन बात करें बी आर टैग की, तो वो लाइन चेंज करता है, पैराग्राफ टैग में नहीं लगाना है, H1 में नहीं लगाना है, इसमें भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलो खैर, ये देखो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, इसकी हाइट ऑर्डर एडजस्ट हो रही है। हर डिवीजन की विड्थ 100% ऑफ द पेज होती है, तो अगला डिवीजन डेफिनेटली नीचे से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद वाला उसके नीचे, उसके बाद वाला उसके नीचे, ठीक है। चलो खैर कोड पे आते हैं। मैं बस ये बता रहा था कि किसी भी डिवीजन की विड्थ 100% ऑफ द पेज होती है, लेकिन हाइट फॉन्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। मतलब अगर इस फॉन्ट को बड़ा कर दिया जाए, फॉन्ट को जूम इन कर दिया जाए, तो आपका ये वाले पोर्शन में इसका हाइट भी बढ़ जाएगा, इसकी हाइट जो है ना वो बढ़ जाएगी। इसको छोटा कर दो तो इसकी हाइट घट जाएगी, लेकिन विड्थ 100% ऑफ द पेज रहेगी। आई होप डिवीजन वर्ड समझ में आ गया, हाउ अ डिवीजन वर्क्स, पेज को डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसको कस्टमाइज करने के लिए कि इसकी हाइट कितनी होना चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, इसके फॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए, इन सबको हम अगर कंट्रोल करना चाहे, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है सीएसएस, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ज्यादा एक्साइटेड है, पहले क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि डिवीजन की विड्थ कैसे चेंज होगी, है ना। तो बेटा डिवीजन की विड्थ चेंज करना हो, हाइट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, या कोई भी रैंडम प्रॉपर्टी ऐड या रिमूव करना हो, तो उसके लिए हमें सीएसएस की हेल्प लगती है। आई थिंक नीड समझ में आ रही होगी सीएसएस की। जैसे इसकी विड्थ फिक्स है ना बेटा 100% ऑफ द पेज, मुझे नहीं चाहिए 100%, मुझे 50% ही चाहिए। ओके, तो 50% करने के लिए किसका यूज करेंगे अपन? सीएसएस का, ठीक है। एक ने वापस आ गया, बोले कि इसकी नीड क्या है? बेटा पेज को डिवाइड करने के लिए। आप ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले फेसबुक का पेज ओपन किया था, ठीक है। तो इस पेज के बहुत सारे डिवीजन है। एक डिवीजन जिसमें इसका हेडिंग पार्ट है, एक डिवीजन जिसमें इसका टेबल पार्ट है, एक डिवीजन जिसमें ये पूछ रहा है कौन सी भाषा में उपयोग करना है। कोई और वेबसाइट ओपन करें, लेट्स से फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये ऊपर ब्लू पट्टा पहला डिवीजन, यहां से यहां तक का दूसरा डिवीजन, यहां से यहां तक का तीसरा डिवीजन, यहां से यहां तक का चौथा डिवीजन, एंड सो ऑन। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। ओके, सो यहां पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, ओके, तो इसके अंदर मैं सीएसएस ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, डिवीजन में सीएसएस ऐड करना किस तरीके से होता है। डिवीजन के आगे लिखो स्टाइल,
क्या लिखो, स्टाइल। इससे क्या करेगा, हमारा डिवीजन स्टाइल मारना सीखेगा। ठीक है, इस स्टाइल मारने को ही सीएसएस कहा जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, समझो। मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे डिवीजन का बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड हाइफन कलर। और ये सोचो अगर ये नोटपैड पे कर रहा होता तो मुझे इतना सारा लिखना पड़ता ना, या लिखना नहीं पड़ा, ये सब इसने खुद कर लिया। ठीक है, क्लियर। सेव किया, डिजाइन पे गए, देखो ये ब्लू कलर का हो गया बैकग्राउंड। ओके, यहां छोड़ो, इधर रीलोड करते हैं। देखो डिवीजन 1 का बैकग्राउंड कैसा हो गया। और ये क्लियर दिख नहीं रहा यार, इसके ऊपर फॉन्ट क्या लिखा है, दिस इज डिवीजन 1, इतना क्लियर दिख नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा मतलब। ओके, करते हैं उसको सही करते हैं, लेकिन एक बार इसके ऊपर भी लगा के देखें। स्टाइल क्या लिखूं, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू लेट्स से रेड। ठीक है, एक ने पूछा हम लिख सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं क्यों लिखूं। एक इंजीनियर थोड़ा सा आलसी इंसान बन जाता है, उसको शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट यूज करने की आदत हो जाती है ना, तो मैं वही कर रहा हूँ। ओके, सो अगर हम बात करें डिवीजन 1 डिवीजन 2 की, तो ध्यान से देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, डिवीजन 1 में जो मैंने स्टाइल टैग यूज किया उसका इम्पैक्ट सिर्फ डिवीजन 1 तक है, 2 में नहीं आया। डिवीजन 2 में जो मैंने स्टाइल टैग में बैकग्राउंड कलर चेंज किया उसका इम्पैक्ट सिर्फ डिवीजन 2 में है, 3 या 4 में नहीं आया। ये एक ही लाइन तक इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस सीएसएस इज कॉल्ड इन लाइन सीएसएस। कौन सा सीएसएस, इन लाइन, एक ही लाइन तक सीमित। ठीक है, शब्द समझ में आया, जल्दी बोलो, आगे बढ़े फिर। ओके, मैक्सिमम लोग एग्री। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। वापस से आते हैं यहाँ पर, अब सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो अगर आप इसमें और एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो, तो देखो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, वहां देखते जाना। यहाँ लगाएंगे सेमी कॉलन। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो लोग बहुत फेमिलियर होंगे सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन मतलब ये वाली लाइन का काम खत्म, अगली लाइन पढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने सेमी कॉलन लगाया तो अगली लाइन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे वो देखो। बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखा लेट से फॉन्ट साइज। ठीक है, एक पर्टिकुलर फीचर है, कौन सा, फॉन्ट साइज। ठीक है, एक ने बोला है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे फॉन्ट छोटा था डिवीजन बड़ा था, रुक जा मेरे भाई, सब करते हैं अपन। ठीक है, चलो खैर, यहाँ पर लिखा गया है फॉन्ट साइज। देखो मैंने फॉन्ट साइज को जाकर के 36 पिक्सल सेट कर दिया, तो फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो गया होगा। लेट मी रन दिस, इसको रीलोड करते हैं। देखो अच्छा खासा फॉन्ट बड़ा हो गया, कितना बड़ा फॉन्ट आ गया, समझ में आ गया ना। ठीक है, और ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट करना है। फिर सेमीकोलन लगाओ और यहाँ लिखो फॉन्ट वेट। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, ऐसा नहीं एक बार में याद नहीं हो जाती। ठीक है, चलो खैर, अगर हम बात करें फॉन्ट वेट, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है बोल्ड। तो इससे क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो, दिख रहा है। इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेट मी चेक दिस, कभी मुझे मिल जाए तो। एक्चुअल में एक मेरा पर्सनल फेवरेट है अल्जीरियन, लेकिन वो यहाँ दिखा नहीं रहा एक्चुअली। चलो वो दिखा रहा होता तो मैं वो सेट करता। ठीक है, इसमें है नहीं। नहीं है, नहीं तो दिखा देता। चलो कोई नहीं, अपन टाइम्स न्यू रोमन रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। टाइम्स न्यू रोमन में दिखा दे या किसी और पर्टिकुलर फॉन्ट में दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक सेकंड, एड फॉन्ट्स नहीं, चलो इस वाली लिस्ट में दिखा नहीं रहा है, शायद ये टूल काफी पुराना है इसलिए नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज एक फॉन्ट होता है अल्जेरियन, है ना, थोड़ा सा लुक एंड फील गुड वाला वो लगता है, और कुछ नहीं। जैसे मेरा मेरा नाम यहाँ पर लिखा पंकज, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ से इसको अल्जेरियन फॉन्ट में कन्वर्ट करूं, तो आप ध्यान से देखो थोड़ा सा स्टाइलिश दिखता है। मुझे पर्सनली पसंद है ये वाला फॉन्ट, अगर मैं डिजाइन वगैरह करता हूँ तो इस फॉन्ट का एक आधी बार यूज तो करता ही करता हूँ। ठीक है, सो मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो रहा है, वहां पर अल्जेरियन फीचर नहीं है तो क्या हुआ, अपन इसको कैंसिल करते हैं। हम फॉन्ट फैमिली सेट ही नहीं कर रहे, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, हम सिर्फ कलर ऐड कर देते हैं। ये जो कलर है ये फॉन्ट कलर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने कलर कर दिया है व्हाइट। क्वेश्चन आता है सर व्हाइट कलर क्यों कर रहे हो, आप ध्यान से खुद ही देखो कितना अच्छा दिख रहा है वो। ठीक है, साफ सुथरा दिख रहा है ना। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब आप बाकी फॉन्ट से उसको कंपेयर करो जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज लगाई है। एक बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था सर वहां पर तो फॉन्ट छोटा था, डिवीजन की हाइट बड़ी थी, वो कैसे हुआ। कुछ नहीं बेटा, और कुछ मत करो, यहाँ पर आकर के एक फीचर होता है हाइट।
हाइट इज इक्वल टू कर देता हूं मैं लेट से 100 px, मेरा फॉन्ट 36 पिक्सल ही है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया हाइट इज इक्वल टू 100 px। आप ब्लू वाले की हाइट देखो बढ़ गई, ठीक है। अब फॉन्ट इसका अलाइनमेंट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो सब मेरा अभी का टास्क नहीं है, मेरे को कुछ और फीचर पढ़ाने हैं, इसके लिए मैं अभी उसकी हाइट नहीं पढ़ा रहा हूँ। पर क्या बेसिक लॉजिक क्लियर होते जा रहा है? अगर नहीं हो रहा हो तो रुक जाना थोड़ा सा, अभी क्लियर कर दूंगा। पर हाँ, हम एक एक लाइन का डाउट क्लियर करते आ रहे हैं। इसका कैसा? पहले बैकग्राउंड कलर सेट किया, फिर फॉन्ट साइज सेट किया, फिर फॉन्ट का वेट सेट किया, फिर उसका कलर सेट कर दिया। अब कुछ और भी चीजें बची हुई हैं, ओके। पर इतना क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे को कॉपी करते हैं। आप ही के सामने कॉपी कर रहा हूँ, अपने पर्सनल हाथों से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और की हेल्प नहीं ले रहा मैं इसमें, ठीक है। 100% सेम दिख रहा है, बस बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू है, इसका रेड है, ठीक है। सेव किया, रीलोड किया, देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसका इसी की लाइन तक सीमित है, इसका इसी की लाइन तक सीमित है, तो ये कौन सा सीएसएस हुआ? इन लाइन सीएसएस, ठीक है। अब सुनते जाओ, हम यहाँ पर कुछ एक प्रॉपर्टीज और ऐड करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी सी टफ लग सकती हैं, लेकिन काम आएंगी भविष्य में, इसलिए बताना जरूरी है। तो अगर कुछ थोड़ा सा बाउंसर वाउंसर पड़ जाए तो लोड मत लेना, ठीक है, मतलब काम आएगा ये, कहीं ना कहीं वापस समझ में आ जाएगा, ओके। तो हमने इसके जस्ट आगे जाकर के लिखा विड्थ, क्या लिखा? विड्थ इज इक्वल टू 500 px, ठीक है। तो बताओ मेरे डिवीजन की विड्थ कितनी सेट हो जाएगी? 500 पिक्सल के आसपास। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई यहां पर, ओके, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैंने इज इक्वल टू लगा दिया था, इज इक्वल टू नहीं आएगा, कॉलन आएगा, है ना। 500 px, ठीक है, सेव किया और यहाँ रीलोड किया, ओके। देखो इसकी विड्थ 500 पिक्सल हो गई। अच्छा, क्या आपको ये दिख रहा है? हमारे पूरे पेज से काफी छोटा ही है। अगर मेरे स्क्रीन का रिजोल्यूशन बड़ा होता, है ना, कुछ ऐसा होता, तो ये 500 पिक्सल ऐसे कुछ दिख रहे होते, या फिर स्क्रीन रिजोल्यूशन और छोटा होता तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता। मतलब मुझे ऐसा नहीं करना है कि ये स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो, मुझे ऐसा करना है कि मेरा पेज कितना भी बड़ा हो, मेरे पेज का 50% ये बन जाए। तो पीएक्स की जगह क्या लगा? तो 50%। देखो देखो, सिंपल, विड्थ इज इक्वल टू विड्थ कॉलन 50%, तो मेरी जो स्क्रीन है उसका 50% डिवीजन वन रहेगा। आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा डिवीजन वन 50% है, ठीक है। अगर ये पेज को जूम इन किया जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 50% पे ही रहेगा। अगर इसको जूम आउट किया जाए तो भी ये 50% पे ही रहेगा। मैं और जूम आउट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, पिचक गया पूरा, इतना छोटा हो गया, 25% हो गया, तो भी 50% ही है। अगर जूम इन कर करके इतना बड़ा बना दूं उसको, है ना, 250% मैंने जूम कर दिया यहाँ से, ठीक है, दिख रहा होगा, ओके। उसके बाद भी ये 50% ही है। तो परसेंटेज में काम करोगे तो ऐसा कर सकते हैं, वो बताया था ना, कुछ पर्टिकुलर विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, हाइट को भी सेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। चलो खैर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब इमेजिन करो कि अगर जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी है, ये वाली प्रॉपर्टी कौन से? डिवीजन वन की प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी में डिवीजन थ्री में लगाना चाह रहा हूँ, सेम 100% सेम। तो क्या मैं इस लाइन को डिवीजन थ्री में कॉपी पेस्ट कर दूं? एक ने पूछा है हाइट में भी यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाइट में मोस्टली पिक्सल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब हाइट क्या फिक्स रहती है ना, अपने को यहाँ से यहाँ तक की हाइट में ये चाहिए। आप कर सकते हो परसेंटेज का यूज, लेकिन हाइट में, हाइट से ज्यादा विड्थ में जरूरत पड़ती है। मतलब विड्थ क्या, पेज की विड्थ फिक्स रहती है, उसका 50%। हाइट तो कितनी भी वेरी कर सकती है ना, जितना डेटा आते जाएगा पेज की हाइट उतनी बढ़ती जाएगी। चलो ठीक है, बताओ इसकी विड्थ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? अगर हाइट की बात की जाए तो बताओ इसमें कितने पेज हो सकते हैं? ऐसे नीचे बहुत सारे हो सकते हैं। तो हाइट का 50% मतलब क्या? वो सेंस क्रिएट नहीं करता। करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, आंसर इज यस, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, यहाँ वाला जो स्टाइल टैग था मैंने उसको कॉपी किया और डिवीजन थ्री में पेस्ट कर दिया। ठीक ऐसे ही डिवीजन टू का जो स्टाइल टैग था वो मैंने डिवीजन फोर में कॉपी पेस्ट कर दिया। बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं कोड को रिपीट 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 लिखे जा रहा हूँ, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ किया नहीं, देखो डिवीजन वन और थ्री एक जैसा दिख रहा है, टू और फोर एक जैसा दिख रहा है, सही है ना। बेसिक तो समझ में आ गया, वन और थ्री, टू और फोर एग्जैक्टली एक जैसे दिख रहे हैं। क्या ये कोड हमने दो दो बार लिखा? हाँ, और अभी तो जरा से ही डिवीजन है, सोचो यहाँ 7-8 डिवीजन होते तो। एक काम करते हैं, बना ही देते हैं ना, कॉपी पेस्ट, ठीक है। नंबरिंग चेंज कर देते हैं इसकी, ठीक है। ये था, यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। एक सेकेंड, एक्चुअली मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स खोल के रखा हुआ है, इनके नंबर चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं 7, इसको कर देते हैं 8, ठीक है। कितने डिवीजन हो गए?
टोटल 8। अगर मैं इस कोड को सेव करके इधर पे आके रन करूं, देखो इधर, तो ये आ गया, है ना। ये कोड कॉपी पेस्टेड है, इसको रिडंडेंट कोड कहा जाता है। और प्रोग्रामिंग हमें ये बोलती है कि अगर आपका एक ही कोड बार बार यूज हो रहा हो तो उसको बार बार लिखो मत, एक बार लिख के बार बार यूज कर लो, ठीक है। जो आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, सिस्टम बोलता है कॉपी पेस्ट मत करो, डायरेक्ट यूज करो, उसको बोलेंगे इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अभी जो है वो इन लाइन है, एक एक लाइन तक ही सीमित है, लेकिन इन लाइन वाले में नुकसान क्या है कि कोई कोड वापस से अगर जरूरत पड़ रही है तो फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये नोट्स के फॉर्म में जो आपको शेयर करूंगा उसके लिए, है ना। एक सेकंड, एक ने पूछा है कि इसमें लूप भी है क्या? नहीं बेटा, HTML या CSS में लूप नहीं होता, उसके लिए जावा स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलो खैर, जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है मैं इसको एज इट इज एक नई फाइल में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और सेम फोल्डर में सेव कर देता हूँ। कौन सा सेम फोल्डर? एक सेकंड, यहां नहीं करना था मुझे एक्चुअली। एक नोटपैड ओपन किया मैंने, हुआ नहीं, हो गया, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया सेम फोल्डर में। कौन सा सेम फोल्डर भाई? डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, और यहां पर इसका नाम रख देते हैं इनलाइन css.html। देखो अब मैं नोटपैड पे काम कर रहा हूं तो .html लिखना पड़ा मेरे को, अगर मैं टूल पे काम कर रहा तो .html खुद लिख देता, वो तो फायदा हो रहा है ना, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया। कभी भी आपको इनलाइन CSS के बारे में कोई पूछे तो आप बता देना जिस CSS का लिमिटेशन होगी वो एक ही लाइन तक चलेगा, उसको क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS। अब मान लो मुझे ये 1 3 5 7 ये जो दिख रहे हैं ऑड नंबर वाले, देखो देखो ये ब्लू वाले, है ना, इन सबको सेम प्रॉपर्टी देनी है, 2 4 6 8 वाले को सेम प्रॉपर्टी देनी है, तो क्या मैं बार बार लिखने बैठूं? इतना पेशेंस मेरे में नहीं है ना। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पर एक टूल, एक कंपोनेंट यूज करेंगे जिसका नाम होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS लिखने के लिए आपको एक रिकमेंडेशन दिया जाता है कि टाइटल के बाद, मतलब हेडर सेक्शन के अंदर एक टैग लगाओ, स्टाइल। क्या टैग लगाओ? स्टाइल, जिसका क्लोजिंग टैग होगा /स्टाइल। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर स्टाइल एक टैग है जबकि यहाँ पर स्टाइल एक एट्रीब्यूट था, ठीक है। ये लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, थोड़ा सा, मुझे पता है कंफ्यूज करेगी, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग से फैमिलियर शायद नहीं है। जो लोग प्रोग्रामिंग से फैमिलियर है उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं है उनको कंफ्यूजन हो सकता है। सुनो बेटा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है आईडी, एक होता है क्लास। पहले हम सिर्फ आईडी की बात कर लेते हैं। किसकी? आईडी। जो भी चीज हैश के साथ लिखी जाएगी उसको बोलेंगे आईडी, है ना। लेट से मैंने इसका नाम रख दिया ID1, आप कुछ और नाम रख दो। लेट से मैं इसका नाम रख देता हूँ पंकज, लेट से मैं इसका नाम रख देता हूँ अक्षत, लेट से मैं इसका नाम रख देता हूँ कुछ और, लेट से यहाँ पर एक नाम दिख रहा है कृष्णा, कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या नाम रखा? ID1, ठीक है। चलो ठीक, कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें इस ID1 की, तो इस ID1 के अंदर आके आपको वो सारी प्रॉपर्टीज कॉपी पेस्ट करना है जो आप बार बार लिख रहे थे। याद है ये जो हाईलाइट हो रहा है, इतना बार बार लिख रहे थे, मैंने यहां से कॉपी किया इसको और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। दिख रहा है? मजे की चीज ये अपन ने, अच्छा थोड़ा लाइनें चेंज कर देता हूँ पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। बताओ ये वाली प्रॉपर्टीज अपने को कहाँ कहाँ यूज करना है, कि बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, 36 पिक्सल, ये वो जितना भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर के लिए जो सामने दिख रहा है, इस पर्टिकुलर के लिए ये वाला प्रॉपर्टी किधर किधर यूज करना है? 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 4 जगह यूज करना है। अच्छा बताओ, ये हैश के साथ स्टार्ट हुआ तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? आईडी, है ना। तो जितनी जगहों पर आपको ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए जिसका कोड मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो आप इस पूरे को लिखने का एफर्ट बिल्कुल मत लगाओ। ये जो दिख रहा है इतना सारा, इसको लिखने का एफर्ट मत लगाओ, ठीक है। एक सेकंड, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला सिलेक्ट करना था। एंड लास्ट वन इज हियर। देखो मैं थोड़ा सा स्पेसिंग देता हूं ताकि आपको पढ़ने में कंफर्टेबल लगे। ओके, आपको दिख रहा होगा एक डिवीजन में प्रॉपर्टी अलग अलग करके लिखी हुई है जो कि कॉपी पेस्टेड है, एक में कुछ नहीं लिखा। जिसमें कुछ नहीं लिखा अभी तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया होगा। देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया पूरा का पूरा, इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना अभी। ओके, अब देखो मजे की चीज, देखो यहां पर मैंने लिखा ID इज इक्वल्स टू, क्या लिखा? ID इज इक्वल्स टू। अब ये बोल रहा है नो CSS, या रिफ्रेश करते हैं तो आ जाएगा, क्या आ गया? ID1। पता है ऐसा लिखने से क्या होगा? यहां पर अपने आप जो ये ID1 नाम की आईडी बनाई थी ना अपन ने, इसकी प्रॉपर्टीज अपने आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। ये मेरे को नहीं करना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ क्या लिखना है? ID इज इक्वल्स टू ID1।
यहां पर आकर के भी मैंने क्या लिखा, ID इज इक्वल्स टू ID1। यहां पर भी आके मैंने क्या लिखा, ID इज इक्वल्स टू ID1। ओके, समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया? मैंने कोड कितनी बार लिखा, एक बार, और उसको कहीं ना कहीं कॉल कितनी बार कर लिया, 4 बार। तो क्या मुझे ये प्रॉपर्टी बार बार जाके लिखना पड़ी, या मैंने एक बार लिख के 4 जगह बुला लिया उसको? ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखते हैं वापस आ गई प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा वापस आ गया। ठीक है, अब जैसे आईडी होता है ना बेटा, वैसे ही एक और टर्म होती है क्लास। अभी मैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, बट आईडी जैसा एक और कौन होता है, क्लास। आईडी और क्लास में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सेम काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग है। ठीक है, जैसे कार और बाइक दोनों सिमिलर काम करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन दोनों सेम काम के लिए डिजाइन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तरीका अलग अलग है, उनका इंजन टाइप अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, कुछ ज्यादा लोगों के लिए बना हुआ है, एक कम लोगों के हिसाब से बना है, मतलब काम तो सेम ही कर रहे हैं लेकिन पर्पस अलग अलग है। वैसे ही हम यहाँ पर इनकी बात करेंगे। ओके, जो भी चीज हैश के साथ स्टार्ट हुई उसका नाम क्या था बेटा, आईडी। ऐसे ही जो भी चीज डॉट के साथ स्टार्ट होगी उसका नाम क्या होगा, क्लास। ठीक है, जो भी चीज डॉट के साथ स्टार्ट होगी उसका नाम क्या होगा, क्लास। जैसे मैंने आईडी का नाम ID1 रख दिया था, क्यों ना क्लास का नाम क्लास 1 रखूं, थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना? देन इस क्लास 1 के अंदर आकर के हम वो सारी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं जो हम 2 4 6 8 वाले में चला रहे थे। याद करो ये वाली प्रॉपर्टी, है ना? सो मैंने यहां से इसको कट किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया। आप ही के सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का वेट, बोल्ड लेटर्स और कलर। ठीक है, एक गलत जगह एंटर हो गया। ओके, सो यहाँ और यहाँ वाले में एक विड्थ वाली प्रॉपर्टी का फर्क है। अच्छा, एक काम करें, यहाँ पर भी विड्थ सेट कर दें, रेड वाले की भी विड्थ थोड़ी अलग कर देते हैं अपन, है ना? विड्थ इज इक्वल्स टू, एक ने पूछा ID2 में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, आपका प्रोग्राम आपको जैसे करना हो, पर मुझे क्लास भी पढ़ाना है ना? मतलब आईडी भी पढ़ाना है, क्लास भी पढ़ाना है, तो मैं क्लास का यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो ID2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलो खैर, यहाँ पर मैंने लिख दिया विड्थ इज, सॉरी, इसको लिख दिया विड्थ इज इक्वल टू 75%। जो रेड वाला है ना वो 75% रहेगा, ब्लू वाला 50% रहेगा। एक प्रॉपर्टी एड ऑन की है, नथिंग एल्स। अब जहां जहां पर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए, वहां वहां पर आपको जाकर के इस डिवीजन के बाद एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्लास। एक रिफ्रेश कर देता हूं, क्लास इज इक्वल टू क्लास 1। दिख रहा है क्या लिखा, क्लास इज इक्वल्स टू क्लास 1। तो जहां जहां पर मैंने क्लास 1 को इंक्लूड किया, क्लास अपने आप उठ के आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, पूरा लिख ही दिया जाए। क्लास इज इक्वल्स टू क्लास 1। लास्ट में यहां पर भी आकर के हम क्या करेंगे, क्लास इज इक्वल्स टू क्लास 1। ओके, कुछ कोड ज्यादा मतलब वेल अरेंज्ड नहीं दिख रहा पहले के कंपैरिजन में, जो अपन ऐसी प्रॉपर्टीज ऐड करते जा रहे थे, एक ही लाइन में घुसा घुसा के लिखते जा रहे थे, उससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा। लाइक सारी प्रॉपर्टीज एक जगह इकट्ठी लिख दो और उसको बुला लो इधर, वो अपने आप कॉपी पेस्ट करता रहेगा, हमारा एफर्ट तो खत्म हो गया ना। तो जो भी डॉट के साथ स्टार्ट होगा वो क्लास, जो भी हैश के साथ स्टार्ट होगा वो आईडी। अभी बिगिनिंग लेवल पे आप क्लास यूज करो या आईडी, इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप आईडी यूज करो, क्लास यूज मत करो। क्लास बहुत आगे की चीज है, आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा। खैर, मैं इसको रीलोड करके दिखाता हूँ कि रेड वाले 75% हो गए हैं। मैंने लिखा एक ही बार कोड है लेकिन वो 4 बार आ गया है। ब्लू वाला भी मैंने एक ही बार कोड लिखा था, वो भी 4 बार आ गया है। जल्दी बताओ बेटा, बेनिफिट समझ में आ गया क्या आप लोगों को कि क्लास या आईडी का बेनिफिट क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अब बातों को ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें इस वाले सिनारियो की, तो इसमें हमने कोड एक बार लिखा और उसकी जहां जरूरत पड़ी उसको यूज कर लिया, है ना? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS। अब एक जादू भरी लाइन और सुनो। मैं इस H1 जो वेलकम यूजर दिख रहा है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं 3 बार। वेलकम यूजर 1, वेलकम यूजर 2, वेलकम यूजर 3। इस H1 के आगे एक टैग लगा रहा हूं, स्टाइल, सॉरी सॉरी टैग नहीं, एट्रीब्यूट लगा रहा हूं। कौन सा, स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर लिख रहा हूं बैकग्राउंड कलर, कोई भी रैंडम कलर ले लेते हैं, लेट्स से ये ग्रीनिश टाइप का। और फॉन्ट कलर ले लेते हैं अपन व्हाइट, क्योंकि ग्रीन के ऊपर व्हाइट अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये इन लाइन है, ध्यान से सुनना, ये इन लाइन है। इन लाइन मतलब एक ही लाइन तक सीमित है। ये वाली प्रॉपर्टी से पहले H1 पे आएगी, बाकी 2 पे नहीं आएगी। H1 पे, है ना, वेलकम यूजर 2 और 3 पे अप्लाई नहीं होगी। देखो, पहले वाले पे अप्लाई हो गई, बाकी 2 पे अप्लाई नहीं हुई, जो कि रिक्वायर मतलब था भी सही, समझ में भी आ गया, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, पर अब ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी मुझे इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। ओके,
जो ये प्रॉपर्टी लिखी ना बेटा, वो इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। ओके, क्या करें जल्दी बताओ, क्या दिमाग में आता है आपके? एनीवन? या तो कॉपी पेस्ट करें या फिर, हाँ वेरी गुड, आईडी बनाए और आईडी उसको दे देते हैं, है ना, कितना आसान काम हो जाएगा। ठीक है, पर मैं आपको एक और मस्त चीज बताता हूँ जो आईडी से भी बहुत अच्छा है। अगर किसी प्री डिफाइंड टैग के साथ लगाना हो तो, आपने नोटिस किया मैंने बोला तीनों H1 के साथ ऐसा करना है, तो H1 मैंने नहीं बनाया है, H1 बनी बनाई चीज है। तो ध्यान से देखो, ये लाइन मुझे एक्स्ट्रा सिखानी है। मैं इस कोड को यहां से कट कर रहा हूं, या कुछ नहीं लिख रहा, ये देखो कुछ भी नहीं लिखा। ओके, ऊपर स्टाइल टैग के अंदर जाके मैं लिख रहा हूं H1, इसके आगे ना तो डॉट लगाया है ना हैश लगाया है, मतलब मैं H1 टैग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे पूरे पेज में जहां जहां H1 आएगा, वहां वहां ये प्रॉपर्टीज अपने आप अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, एक बार रीलोड करें, देखो क्लियर। अगर हम H1 को ही रिडिफाइन कर दें तो कैसा रहेगा, आई होप समझ में आया होगा। आईडी और क्लास भी बना सकते हैं, लेकिन उनको कॉल करना पड़ता है जहां जहां जरूरत है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मेरे पेज पे जहां भी H1 आए ये प्रॉपर्टी सेट हो जाए, तो मुझे CSS एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे पक्का पता था ये क्वेश्चन आएगा, क्या ऐसा डिवीजन के साथ कर सकते हैं? पूरी दुनिया में जितने टैग हैं सबके साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन के साथ करने का सेंस क्रिएट नहीं होगा ना बेटा। सोचो तुमने डिवीजन के साथ वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो सारे डिवीजन एक जैसे दिखने लग जाएंगे, फिर डिवीजन बनाने का फायदा क्या होगा? अगर आपने सारे डिविजन पे ये टैग अप्लाई कर दिया सेम, तो फिर डिवीजन बनाने का फायदा क्या होगा? तो डिवीजन के साथ कर सकते हैं, करते नहीं है। ठीक है, मतलब वही बात है, क्या हम गड्ढे में गिर सकते हैं? हाँ, लेकिन गिरते नहीं है, क्यों? चोट लगेगी ना हमें, वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल CS। इट वाज इंटरनल, क्यों? क्योंकि ये पूरे पेज के लिए चल रहा है, तो इट वाज इंटरनल। इसका स्कोप एक लाइन तक नहीं है, एक पेज तक है। पेज वाले को क्या बोलते हैं? इंटरनल। ठीक है, खैर इसके लिए भी मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड पे आके मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जब भी आपके साथ ये कोड शेयर हो, कम से कम आप रिवीजन पर्पस के लिए इसको यूज कर सके। ठीक है, खैर सेव करते हैं और इसका नाम रख देते हैं इंटरनल CSS डॉट HTML। ठीक है, एक इनलाइन हो गया, एक इंटरनल हो गया, लास्ट है एक्सटर्नल। ये अगर आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल भी लोड मत लेना, ये आपको कभी भी खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। जो मैं लिख रहा हूं ये कॉपी पेस्ट करने वाली चीज है। ओके, भविष्य में आप सीख जाओगे इसको, पर समझो ये जो पूरा कोड है ना, ये सिर्फ इसी पेज पर एप्लीकेबल है। इमेजिन करो मुझे क्या करना है, ये वाला कोड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये वाला कोड मुझे लॉगिन पेज पे भी यूज करना है। मतलब जो H1 की प्रॉपर्टी है वो लॉगिन पे भी यूज करना है, वो ड्रीम व्यूवर वाले पे भी यूज करना है, ये टेस्ट CSS पे यूज करना, मतलब सब पे यूज करना है मुझे। मतलब एक जगह तक लिमिटेड नहीं रखना है, सब पे यूज करना है। तो सिस्टम ये बोलता है जितना आपने ये कोड लिखा ना बेटा, ये वाला, इस कोड को यहां से कट कर लो, स्टाइल टैग भी हटा दो, नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है। इन शॉर्ट इस पेज का डिजाइन ऐसा हो जाएगा, देखो खाली हो गया, सारी प्रॉपर्टीज हटा दी ना मैंने। लेकिन एक नोटपैड ओपन करो, और अगर नोटपैड ओपन नहीं करना चाहते तो ड्रीम व्यूवर ओपन करो, जो करना है करो। ठीक है, यहाँ पे जब न्यू सिलेक्ट करो तो सिलेक्ट करना CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना। या तो ये कर लो या फिर नोटपैड। कुछ लोग बोलेंगे ना सर हमारे पास तो वो है ही नहीं टूल, तो हम क्या करें? तो आप नोटपैड ओपन करो, नोटपैड पे वो कोड पेस्ट करो जो जस्ट अभी 5 मिनट पहले लिखवाया था। याद करो, आईडी, क्लास और H1, है ना। इसको सेम फोल्डर में सेव कर दो किसी भी नाम से, जैसे मैंने सेव कर दिया स्टाइल डॉट CSS के नाम से। आप नोटिस करो बेटा, यहाँ पे डॉट CSS है। अब VS कोड में बेटा डायरेक्ट CSS का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू पे जाओगे ना तो आपको CSS फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप CSS फाइल सिलेक्ट कर लेना, है ना। सो ध्यान से देखो, फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? डॉट CSS। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसको सेव कर दो। हो गया सेव। ओके, वापस से आते हैं, यहां पर आपको एक स्टाइल डॉट CSS दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ओपन करूं, ये रहा, तो इसमें वही कोड लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी लिख के बताया था, बस सेपरेट कर दिया मैंने। लेकिन बताओ ये फाइल अब सबको विजिबल हो गई या नहीं? जितने फोल्डर, जितनी क्लासेस यहाँ बैठी, सबको दिख रहा है ना। ठीक है, सो अगर हम बात करें अपने कोड की, तो अब अपने कोड में हमें थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या? यहाँ पर अगर हम इस बॉडी के अंदर आकर के, बॉडी भी नहीं, हेडर के अंदर आकर के एक अजीब सी लाइन लिखे, ये लाइन आपको कॉपी पेस्ट करना है, लिखने में दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लिंक, मतलब हम अपने पेज को किसी और के साथ लिंक कर रहे हैं। लिंक के बाद लिखेंगे HREF, जिसे कहा जाता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस के अंदर हम ब्राउज करते हैं और कौन सी वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं? स्टाइल वाली फाइल को। देखो
हमने अपने पेज को लिंक किया है इस फाइल के साथ, ठीक है। अब इसके आगे दो प्रॉपर्टीज और ऐड करना पड़ती है, नहीं तो इसको समझ में नहीं आता मेरे को इंक्लूड किया क्यों। भाई मैंने किसी को आवाज लगाई और आवाज लगाने के बाद कुछ बोला ही नहीं, तो वो दिमाग खराब होगा ना उसका कि आवाज क्यों लगा रहा है भाई, खाली आवाज लगा के छोड़ दिया, कुछ बोल तो सही आगे, है ना। तो हमें इसको दो प्रॉपर्टीज और देना पड़ती है। सबसे पहला इसका बताना पड़ता है रिलेशन, जिसे आरईएल कहा जाता है। ये फिक्स है बेटा, स्टाइल शीट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, 1 घंटा लग जाएगा इसको समझाने में, पर आप याद कर लो। वैसे भी ये फिक्स लाइन है, सबके लिए सेम ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। हम इस फाइल को ऐड कर रहे हैं एज अ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का मतलब जो स्टाइल्स प्रोवाइड करवाएगा, आईडी प्रोवाइड करवाएगा, क्लास प्रोवाइड करवाएगा, वगैरह वगैरह। एंड लास्ट चीज जो कि लिखना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें लिखना चाहिए, टेक्स्ट/CSS। मतलब जो हमने फाइल इंक्लूड की है वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है और उसका एक्सटेंशन क्या है बेटा, CSS। अगर आप ये लाइन कहीं पर भी लिखते हो, ये वाली लाइन, तो इस फाइल को वो अपने आप इंपोर्ट कर लेगा। यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा, ये जितनी चीजें लिखी हुई है सब कुछ है ना, ये अपने आप इंपोर्ट कर लेगा और सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर को रीलोड करने की, तो ये पूरा का पूरा रीलोड हो गया और ये अपने आप डेटा आ गया। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करते हो, अच्छा चलो एक और जादू भरी चीज देखो, आपको लॉगिन पेज याद है, ये रहा लॉगिन, इसमें ये H1 में लिखा था, यहाँ पर ये H1 में लिखा है, इसका H1 अलग है, इसका H1 अलग है। मुझे इस वाले H1 पे भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है जो इधर है, तो मुझे वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। और कुछ मत करो, इस लॉगिन पेज को ओपन करो, ठीक है, हो गया ओपन इधर नीचे, ठीक है। इस लॉगिन पेज के अंदर हेडर सेक्शन में जाके बस उस पेज को इंपोर्ट कर लो। देखो आपके सामने कॉपी पेस्ट किया है मैंने, जैसे ही इसको इंपोर्ट किया अपने आप इस पे वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो पिछले पेज पे हम लिखना चाह रहे थे। आप ध्यान से देखो, मैं लॉगिन पेज को रीलोड कर रहा हूं, जबकि लॉगिन पेज पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करा मैंने, ठीक है। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर को देखा जाए तो इस पे प्रॉपर्टी आ गई जो इधर थी, है ना। अगर ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज होती तो वो भी। तो होता क्या, जैसे फेसबुक की बात करें तो आपने नोटिस किया फेसबुक पे एक थीम चलता है कि सबसे टॉप पे तो इतना पोर्शन तो हर पेज पे सेम ही रहेगा, उसके बाद लेफ्ट साइड में एक पोर्शन तो सेम ही रहेगा, बीच का पोर्शन तो अलग ही रहेगा। ये सब कैसे होता है, CSS की हेल्प से होता है, ठीक है। जितना बेसिक्स ऑफ CSS मैं आपको बता सकता था आज की क्लास में 95% मैंने कवर अप कर दिया है। 5% मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर करो। जैसे अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो एंटर मारो, ये लिस्ट खुल गई। एक एक करके अप्लाई करते आओ, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ खराब होगा, पर सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी यहाँ पर आपकी जो मैम है, परिमिता मैम, ठीक है, आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो सो प्लीज स्टे हियर, ओके। रुक जाओ 2 मिनट के लिए, कुछ अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, उस अनाउंसमेंट को सुन लो। अनाउंसमेंट सुनने के बाद आप जा सकते हो। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज आप टाइप कर दो, मैं क्लास के एंड में डिस्कस कर लूंगा। वैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स कर दिए हैं ड्यूरिंग दी क्लास। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे। पर हाँ, अभी एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट होने वाला है। सो मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, thank you, Pankaj. Thank you so much. थैंक यू मैम। I hope you people are enjoying these sessions like anything. बहुत ही अच्छा hands-on experience. Even I am enjoying these sessions. Pankaj, thank you for so much for such a wonderful session. Today's session and yesterday's session also. ओके, थैंक यू मैम फॉर योर अप्रिसिएशन। मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी। मैं आपको ग्रुप में 2 दिन से लिंक डाल रही हूँ, गूगल फॉर्म की एक लिंक डाल रही हूँ। हमारे डीजी सर अरुण एस भटनागर सर आपको लाइफ चैलेंजेस के ऊपर किसी ने हैंड रेज किया है। जस्ट वेट अ मिनट, हम आपको रिवर्ट करते हैं, ठीक है। सो हमारे 7th को हमारा सेशन एंड हो रहा है। 8th को आपका मतलब कॉन्टेस्ट है, और उस कॉन्टेस्ट में आप लोग पेपर अपीयर करेंगे, पेपर लिखेंगे, और उसके बाद आपके प्राइजेस अनाउंस होंगे। तो विनर्स का अनाउंसमेंट तो होगा, और विनर्स के अनाउंसमेंट में 2-3 कैटेगरी होगी। एक तो सक्सेस मंत्रा में आप लोगों ने अटेंड किया था, उसमें जो बेस्ट क्वेश्चन भेजे थे उसका अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद अभी इस वाले कॉन्टेस्ट में जो विनर्स होंगे उनका होगा, और एक मोटिवेशनल सेशन है जिसके लिए मैंने आपको गूगल फॉर्म लिंक भेजा हुआ है। ये सेशन जो है हाउ टू मैनेज लाइफ चैलेंजेस के ऊपर है, और वो ऑनरेबल डीजी सर अरुण एस भटनागर सर आपको गाइड करेंगे। तो ये जो सेशन है वो 9th ऑफ अगस्त को है, 9th ऑफ अगस्त को है।
इसके लिए आपको क्या करना है, टिल 7th आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं लाइफ चैलेंजेस के ऊपर, कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्या आपको मतलब अभी जो कोविड का सिचुएशन निकला है उसमें आपको क्या क्या, जस्ट वेट अ मिनट। तो आप अपने लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ में अभी कोविड में क्या क्या चैलेंजेस आए, आपको पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, हो सकते हैं आपके इमोशनल फैमिली रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जिससे आपके स्टडीज में हिंड्रेंस आया हुआ होगा। तो आप लोगों को ये लाइफ चैलेंजेस को कैसे मैनेज करना है। तो जो डीजी सर है वो हार्टफुलनेस, हमारा जो MOU हुआ है वो हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन के से हुआ है। वहां पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कैसे हम लाइफ चैलेंजेस को मैनेज करें। तो डीजी सर इस पे आपको बहुत अच्छा एक सेक्शन लेंगे, तो उसके लिए आपके क्वेश्चंस आना बहुत जरूरी है। तो जो गूगल फॉर्म हमने आपको दिया है, उस गूगल फॉर्म को यूज करके उस गूगल फॉर्म को यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को लिखिए। 7 तारीख तक आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट क्वेश्चंस को रिवॉर्ड भी करेंगे, कैश प्राइजेस भी देंगे, और उनके आंसर्स भी आपको 9 अगस्त को मिलेंगे। तो डीजी सर जो है वो लाइफ चैलेंजेस और हाउ टू अचीव एक्सीलेंस पे सेशन 9 अगस्त को लेंगे।